सोचो तुम एक आउटकास्ट हो, बिल्कुल नीचे, और कोई उम्मीद नहीं कि कभी भी कुछ बदलेगा, जब तक एक दिन सब कुछ उल्टा नहीं हो जाता। एक अजीब से नए दुनिया में पहुंचकर एक अनलकी इंसान एक मिस्टीरियस फ्रूट को पाता है जो उसे अनइमेजिनेबल पावर देता है। उसके बाद क्या होता है? एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम्हें रियल और फैंटेसी में फर्क करने पे मजबूर कर देगी। तैयार हो जाओ मैजिक, बैटल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरी हुई जर्नी के लिए। एक्साइटेड? तो बने रहो हमारे साथ क्रॉनिक मीडिया पर और डिस्कवर करो ये थ्रिलिंग एडवेंचर। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक अनजान सा जंगल में एक गुफा दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम हिरागी सेइची होता है, वो बोल रहा होता है कि पता नहीं क्यों मैं अचानक से इस जंगल में आ गया और ये लड़की जो बिना कपड़ों के मेरे सामने है वो आखिरकार मेरे को अपना पति बोल रही है। और फिर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर हिरागी के सामने आ जाती है और फिर उसके बाद उसे हक करते हुए जबरदस्ती उससे शादी करने के लिए बोलने लगती है। कहीं ना कहीं हिरागी को ये सब चीजें में मजा आ रहा था, लेकिन फिर वो बताता है कि आखिरकार वो इस दुनिया में कैसे आ गया। हमें फिर हिरागी का वही जगह दिखाया जाता है जहाँ से वो इस दुनिया में आ गया है। दरअसल अपनी जिंदगी में जो हिरागी था वो बहुत ही मोटा और बदसूरत सा लड़का था और सारे जितने भी उसके क्लासमेट थे वो उसे बुली किया करते थे। इसी बीच एक दिन जब वो निराश होते हुए अपने क्लास में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तभी उसके क्लास में अचानक से अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाती है जो कि दरअसल गॉड कर रहे थे। और वो बताते हैं सारे बच्चों को कि तुम सभी को चुन लिया गया है एक दुनिया की जान बचाने के लिए और अब से तुम एक हीरोज हो और जल्दी तुम अर्थ को छोड़ दोगे। बदले में मैं तुम्हें बहुत सारी असीम शक्तियां दे रहा हूँ। तुम अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, साथ ही साथ इन्वेंट्री कंट्रोल भी कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिरागी था उसे इस चीज से कुछ मतलब नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये सभी चीज फैंटेसी वर्ल्ड में है। फिर जो गॉड थे वो इन सभी को 10 मिनट का टाइम देते हैं अपना टीम बना लेने के लिए, जिसको सुन के सारे जो बच्चे थे वो हड़बड़ाते हुए टीम बनाना शुरू कर देते हैं। ग्रुप में कम से कम 3 बंदे ही रहेंगे और ये चीज उन्हें जल्दी करनी है। जो हिरागी था वो इन सभी को अप्रोच करता है कि कोई ना कोई उसे अपनी टीम में ले ले, लेकिन एज यूजुअल उसके स्टैट्स देखते हुए ये लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका जो स्टैट्स था उसमें उसका एबिलिटी में बियरली ह्यूमन लिखा हुआ था और उसके सारे जो स्किल्स थे वो लेवल 1 पे ही थे। इसलिए सारे लोग उसकी बेइज्जती करते हैं और कोई भी उसे उनकी टीम में नहीं लेता है। फिर एक एक करके सारे लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं और हिरागी अकेला बच जाता है। जैसे ही सारे लोग चले जाते हैं तो गॉड हिरागी को बोलते हैं कि क्योंकि तुम अब अकेले यहाँ बच गए हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी दूंगा, और ये बोल के उसे अकेले जंगल में टेलीपोर्ट कर देते हैं। इसी के साथ कुछ समय बीत जाता है और जो हिरागी था वो 5 दिनों से ऐसे ही भूखा भटका जंगल में घूम रहा होता है और वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो कीड़े को देखने के बावजूद उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन किसी चीज को पैर में फंसने की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। लेकिन अचानक से उसका जो ध्यान था वो एक ऐसे फ्रूट पे जाता है जो कि सिंपली आगे पड़ा हुआ था उसके, और अपने अप्रेजल स्किल का यूज करते हुए वो उस फ्रूट का नाम पता करता है जो कि होता है फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन, और उसे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती है, इसलिए वो उसे जल्दी से टेस्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसे वो टेस्ट करता है तो उसका स्वाद सच में बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार होता है। लेकिन उतनी देर में जो हिरागी था उसको चारों तरफ से अनाउंसमेंट सुनने मिल जाती है कि फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन का इफेक्ट अब स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उस चीज को हिरागी इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे जो मंकीज थे वो देखने को मिलते हैं और उन सभी का जैसे ही वो लेवल चेक करता है तो पता चलता है कि वो 120 है और हिरागी तो अभी लेवल 1 का है, तो वो बिल्कुल भी इनके सामने टिक नहीं सकता। पता नहीं वो जो बंदर थे वो कुछ चीजों को बनाने की ट्राई कर रहे थे, और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो हिरागी उनकी जगह पे जाता है, जहाँ वो देखता है कि उन बंदरों ने बहुत सारा जो फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन था उसे कलेक्ट करके रखा था, साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रेड के जो रिकवरी पोशंस थे वो भी उन्होंने रखे थे। तो मौका मिलते ही हिरागी अपनी इन्वेंट्री मैजिक का यूज करते हुए सारी चीजों को चुरा लेता है। दूसरी तरफ सारे जो स्टूडेंट्स थे वो एक कैसल में टेलीपोर्ट हो गए थे और उन लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा था यहाँ पे आके। उसी बीच जो एक लड़की थी वो नोटिस करती है कि अकेला जो हिरागी है उसे ही कहीं और टेलीपोर्ट किया गया है, कहीं वो कुछ हो तो नहीं गया उसे। दूसरी तरफ जो हिरागी था वो लगातार जितने भी तरह तरह के चीजें मिल रही थी उसे खाने के लिए, चाहे वो जहरीले ही क्यों ना हो, उसे खा ले रहा था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा एकदम भूख लग रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसके अंदर उन सारी चीजों का जो रेजिस्टेंस था वो भी बिल्ड होना शुरू हो गया था। भूख लगने की वजह से हिरागी ने अभी जितने भी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन उसके पास पड़े हुए थे उन सभी को चट कर गया था, लेकिन उन सभी का कुछ भी असर उसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वो निराश हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर हमें उसकी अप्रेजल स्किल को रैंक बढ़ते हुए दिखाई जाती है, साथ ही साथ उसकी अदर स्किल्स जो रहती हैं उनके भी रैंक बढ़ रहे होते हैं लगातार, जिसके बारे में हिरागी को कुछ भी नहीं पता होता है। थोड़ा देर जो हिरागी था वो आराम करता है कि उसके ऊपर जो एक क्लेवर मंकी था वो अटैक कर देता है, जिससे हिरागी को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। तो मौका मिलते ही जो रिकवरी पोशन था उसे पी लेता है, जिससे वो तुरंत ही ठीक हो जाता है और फिर गुस्से से बोलता है कि तुमने छुप के मेरे पे अटैक क्यों किया। लेकिन वो मंकी उसकी बात नहीं सुनता और दोबारा से बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है हिरागी को। देखने से लग रहा था कि अब वो बंदर उसे मार ही देगा, लेकिन समय रहते ही हिरागी की जो गैस थी वो पेट से निकल जाती है, बहुत ही बेकार खाना खाने की वजह से, और वो इतनी ज्यादा जहरीली थी कि वो बंदर वहीं पे मारा जाता है।
है। तो देख लो भाई, जिसने भी अभी तक इस हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हिरागी की जो जहरीली गैस है वो तुम तक भी पहुंच सकती है, इसलिए जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना। उस बंदर के मरने के बाद वो बहुत सारे जो आइटम्स थे वो ड्रॉप कर देता है और हिरागी वहाँ जाके उन सारे चीजों को कलेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके जो सारे स्किल्स थे वो भी अपग्रेड होने लग जाते हैं। उसी आइटम्स में से जो हिरागी था उसे एक किताब भी मिलती है जिसमें सारे डिटेल्स क्लेवर वंकी के लिखे हुए थे और उसे इजीली हिरागी पढ़ रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि दरअसल जो गॉड थे उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्किल हिरागी को यही दी हुई थी कि वो किसी भी तरीके का जो लैंग्वेज है वो पढ़ पाएगा। उतने में ही जो हिरागी का सिस्टम था वो अनाउंसमेंट देता है कि फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन का इवोल्यूशन होना शुरू हो गया है, जिससे हिरागी को अचानक से बहुत ही ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद हिरागी का जो पूरा शरीर था वो एक पतले लड़के में और लंबे लड़के में तब्दील हो जाता है। ये देख के हिरागी थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जो उसकी हड्डियां थी वो पूरी तरीके से कड़कना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ही इवोल्यूशन काम पे आ पाया है। फिर जितना भी उसने अभी तक मेहनत किया था वो रंग लाती है और उसके हर एक एक्सपीरियंस में 1000 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हिरागी अपना स्टैट्स चेक करता है तो उसका लेवल अभी भी 1 ही था, जिससे वो इरिटेट हो जाता है कि उसने 120 लेवल के मंकी को हराया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर इसके बाद 5 महीने तक जो हिरागी था वो उसी जंगल में काटता है। उसने जो किताब पढ़ी थी क्लेवर वंकी की, उसकी वजह से उसे जंगल के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई थी जो कि उसे इन 5 महीनों में सरवाइव करने में हेल्प करती है। इसी 5 महीने में जो हिरागी था वो बहुत सारे तगड़े मॉन्स्टर से भी लड़ता है, जिसकी वजह से उसे और भी अच्छे स्किल्स मिल रहे होते हैं। हिरागी को ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि लेवल 1 का होने के बावजूद वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया है, और उसके फाइटिंग स्किल्स को देख के हम समझ सकते हैं कि वो सच में स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी के बीच में जो हिरागी का जो दूसरा इवोल्यूशन था वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जिससे उसे और भी ज्यादा एकदम पेन लगता है और वो सोचने लगता है कि अभी मैंने जितने भी फ्रूट्स खाए हैं उन सभी का जब इवोल्यूशन स्टार्ट होगा तो मुझे कितना ज्यादा दर्द होगा। ये चीज वो सोचता है कि उतनी ही देर में बहुत सारे जो मंकीज थे वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बार उन मंकीज के साथ एक फीमेल गोरिल्ला भी उस पर अटैक करती है, जो कि आते ही हिरागी को अपने से लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। जो हिरागी था वो उसे बोलता है कि क्या मेरे पास ऑप्शन है मना करने का, जिसपे वो गोरिल्ला मना कर देती है। तो जो हिरागी था वो समझ जाता है कि अभी उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो अपने अप्रेजल स्किल से पता करता है कि ये गोरिल्ला कितने लेवल की है, जिससे उसे पता चलता है कि इसका लेवल 771 है। इसलिए वो डर के मारे तेजी से पीछे भाग जाता है कि ये तो उसके मैच की ही नहीं है। वो थोड़ा देर समझता है कि उतनी देर में जो गोरिल्ला थी वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे हिरागी दूर जाके गिरता है। जो फीमेल गोरिल्ला थी वो यही चीज देख के इम्प्रेस हो जाती है कि जो हिरागी है उसके अटैक को डॉज कर पाया है, लेकिन हिरागी की तो यहाँ बुरी तरीके से एकदम फट चुकी थी। फिर लगातार वो जो गोरिल्ला थी वो हिरागी पे अटैक कर रही होती है और हिरागी उसे डॉज कर रहा होता है। एक जगह पे आके हिरागी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे सच में मार दोगी, लेकिन जो फीमेल गोरिल्ला थी वो तो इम्प्रेस हो चुकी थी और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है हिरागी को कि मेरा नाम सारिया है, जिसके बाद पता चलता है हिरागी को ये तो गोरिल्ला असल में फीमेल गोरिल्ला है। लेकिन फिर भी मौका मिलते ही अपने गुलेटिन किक का यूज करने वाला होता है हिरागी, लेकिन इस चीज को सारिया समझ जाती है और वो तेजी से आसमान में कूद के उस चीज को डॉज कर लेती है और जैसे ही उस पर अटैक करती है तो हिरागी भी उस चीज को डॉज कर लेता है। हिरागी के इतने अच्छे डिफेंसिव स्किल्स को देखते हुए सारिया उस पर लट्टू हो चुकी होती है। इस बार जो हिरागी था वो थोड़ा सीरियस होता है और फिर अपने पॉकेट में से जो वाटर वाला डैगर था उसे निकालते हुए वाटर मैजिक को कास्ट करता है, लेकिन वो अटैक उसी के ऊपर हो जाता है, जिसे देख के सारिया बोलती है कि ये मैंने अटैक नहीं किया है और हिरागी को बुरा लगता है कि वो इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। लेकिन फिर जो सारिया थी वो अपना एक फिश तैयार करती है और जोरदार पंच दे मारती है हिरागी को। वो पंच इतनी ज्यादा जोर से जाके लगता है हिरागी को कि अब उसका गेम बजने ही वाला होता है और वो हार मान चुका होता है, लेकिन अचानक से उसे अपने दोस्तों की याद आती है और वो फिर से तैयार होता है लड़ने के लिए। फिर वो अपना फाइनल अटैक स्टार्ट करता है, जो कि होता है अपने अजीब सा पेट से बीम निकालने का, और उसे लगता है कि अब ये फाइनल अटैक नहीं चल पाया तो उसका गेम बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है, जो सारिया थी वो उसे प्रपोज कर देती है, जिस चीज को सुन के हिरागी और भी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाता है। नेक्स्ट सीन में जो हिरागी था सारिया उसे अपने केव में लेके आ चुकी होती है, जहाँ पे वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती है, यहाँ तक कि वो उसके लिए खाना बना के ला रही होती है और उसको एक नए कपड़े भी देती है। लेकिन हिरागी ये सब चीज से एकदम अजीब सा फील कर रहा होता है, क्योंकि सारिया उसे अपना हस्बैंड मान चुकी होती है, जिसपे हिरागी बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। और वैसे ये चीज मुझे बताओ कि एक गोरिल्ला होने के बावजूद तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो कि तुम्हें खाना बनाना और बाकी सारी चीजें सब चीज अच्छे से आती है, तुम्हें पढ़ना लिखना भी आता है। जिसपे सारिया बोलती है कि वो तो इस वजह से है क्योंकि मुझे गुफा के नजदीक में एक किताब मिल गई थी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। उसी किताब को पढ़ने की वजह से उसने
उसने इंसानी भाषा भी सीख ली है, इस वजह से वो अभी अच्छे से बात कर पा रही है इससे। सारिया उसे अपना किताब भी ला के देती है, जिसे जैसे हिरागी पढ़ता है तो उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें लिखी होती है ह्यूमंस की, कि किस तरीके से कौन से मैजिक से आप कपड़े धो सकते हो, कौन से मैजिक से खाना बना सकते हो, जिसे हिरागी भी सीख लेता है। फिर सारिया उसे बोलती है कि वो उसे हनी बुला सकता है, जिससे हिरागी को बहुत ही अजीब लगता है और वो कहीं ना कहीं इस जगह से भागने का कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जो सारिया थी वो हिरागी को खिलाने के लिए फिशेस को पकड़ रही होती है, तो मौका देखते हुए हिरागी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का होता है और हिरागी उसे देख के डर चुका होता है। लेकिन वक्त रहते ही जो सारिया थी वो उसे एक ही पंच में उड़ा के फेंक डालती है। इस चीज को देख के हिरागी थोड़ा सोचता तो है कि जो सारिया है उसके लिए वरीड है। अगले सीन में हमें एक केव में एक स्केलेटन बैठा हुआ दिखाई दिया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि उसे ह्यूमैनिटी से पूरा फेथ चला गया है, अगर कोई आके उसे बचा लेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर दोबारा से हमें सारिया और हिरागी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारिया हिरागी को बोल रही होती है कि तुम यहाँ आराम से बैठे रहो, दरअसल मैं अभी क्लेवर मंकीज के साथ जा रही हूँ फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर कुछ शोध करने के लिए। जिसको सुन के हिरागी अपने मुंह से पानी फेंक देता है। सारिया उसे बताती है कि फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा एकदम चमत्कारी फ्रूट है, उसे खाओगे अगर तुम तो तुम्हारी ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा आगे चली जाएगी, लेकिन अगर तुम 11 फ्रूट खा लेते हो तो तुम मारे भी जा सकते हो। तो हिरागी सोचता है कि अभी तक तो उसने 10 फ्रूट खा भी लिए है। फिर सारिया बताती है कि मैं इसे कलेक्ट कर रही थी क्योंकि मैं इसे अपने हस्बैंड को देना चाहती थी और मैंने भी खुद 10 फ्रूट खाए हैं, लेकिन पता नहीं किसी कमीने ने वो सारे फ्रूट्स को चुरा लिया। और ये चीज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोल रही होती है, जिससे हिरागी डर जाता है और वो कबूल लेता है कि वही वो इंसान था जिसने वो चीज खाई थी और वो बहुत ही ज्यादा उसे माफी मांग रहा होता है। लेकिन सारिया उसे बोलती है कि अगर ये तुम ही थे तब कोई भी बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड स्वीकार किया है और अब तुम्हें मुझसे जल्दी शादी करनी होगी। हिरागी को ऐसे मुंह बनाते हुए देख के सारिया उससे पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है, जिसपे हिरागी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर सारिया बोलती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें शादी जल्दी कर लेनी चाहिए, मैं जा रही हूँ हंटिंग करने के लिए, तुम मेरा यहीं पे वेट करना। उसके जाते ही हिरागी को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का और वो तेजी से भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें कासल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जितने भी हीरोज रहते हैं वो एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा ट्रेन किए जा रहे होते हैं, लेकिन इतने महीनों से भी वो लगातार सिर्फ ट्रेन ही हो रहे थे और उन्हें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला था, जिससे वो इरिटेट हो रहे होते हैं और इंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कि हमें कुछ मॉन्स्टर्स को तो मारने दो, जिसपे इंस्ट्रक्टर उन सभी को मना कर देता है और बोलता है कि अभी तुम तैयार नहीं हो। तो वो लोग बोलते हैं कि किंग ने हम पे भरोसा दिखाया है और उसने बोला है कि हम लोग इजीली उस डीमन लॉर्ड को मार सकते हैं, तो तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर इन सभी को मना करता है, तो ये लोग दोबारा से ट्रेनिंग पे लग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो हिरागी था वो सारिया की लोकेशन से बहुत ही दूर निकल चुका होता है, लेकिन सारिया को ये चीज पता चल जाती है, इसलिए वो एकदम तेजी से दौड़ते हुए उसके पीछे पड़ चुकी होती है। तो हिरागी ये चीज देख के डर जाता है और वो बोलता है कि ये गोरिल्ला असल में एथलीट की तरह कैसे दौड़ रही है, लेकिन फिर भी हिरागी उसके बात को इग्नोर करता है और अपने इंस्टेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और भी तेज दौड़ने लग जाता है। जो सारिया थी वो उसे उस जंगल के एरिया में जाने से मना करती है, लेकिन हिरागी सुनता नहीं और वो एक केव के सामने जाके रुकता है, जिसके अंदर में से बहुत ही अजीब सी रोशनी आ रही थी। लेकिन पीछे से वो दोबारा से सारिया का आवाज सुनता है, इसलिए वो हड़बड़ा के उसी केव में घुस जाता है। उस केव के अंदर में उसे एक बहुत ही बड़ा गेट दिखता है, जिसे खोल के वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे उसका इंतजार वही स्केलेटन कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी ह्यूमंस को इतने करोड़ों सालों में भी देख पाऊंगा। हिरागी फिर उसका अपने अप्रेजल स्किल से स्टैट चेक करता है तो लेवल 1 शो होता है। फिर दोबारा हिरागी करता है तो वो 1500 दिखाई देता है, जिससे हिरागी पूरी तरीके से एकदम डर जाता है। लेकिन जो स्केलेटन था वो तेजी से उसके पीछे आता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। फिर हमें खून का धब्बा दिखाया जाता है, जिससे लग रहा होता है कि हिरागी के ऊपर उसने हमला कर दिया है। लेकिन हमें पता चलता है कि दरअसल जो सारिया थी वो बीच में सही समय पे आ गई थी और उसने ये अटैक अपने ऊपर ले लिया था। सारिया बोलती है हिरागी को देखते हुए कि अच्छा हुआ वो सही समय पे आ गई, वरना ये अटैक हिरागी को लग जाता। सारिया को इस हालत में देख के हिरागी उसका नाम पुकारता है तेजी से, जिसे सारिया बहुत ही अच्छा फील करती है क्योंकि हिरागी ने पहली बार उसका नाम लिया होता है। हिरागी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी जस्ट रिकवरी पोशन देता हूँ, जिसपे सारिया मना करती है और वो बताती है कि वो काफी समय पहले ही मर चुकी है, वो तो उसकी एबिलिटी है जो उसे वो बात करने का मौका दे रहा है। फिर सारिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके आखिरी पलों में जो हिरागी है वो स्माइल करे, तो हिरागी रोते रोते वैसा ही करता है। दूर खड़ा जो स्केलेटन था वो ये चीज देखता है और बोलता है कि एक गोरिल्ला और इंसान के बीच में प्यार, ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, इंसानियत कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसकी ये बात सुन के जो हिरागी था वो इरिटेट होता है और गुस्से से बोलता है कि तुम्हें क्या पता, लेकिन मैं तुमसे बदला लेके जरूर रहूंगा। फिर अपने डैगर को समन करता है और उसी स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वक्त रहते ही जो स्केलेटन था वो उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। वो हिरागी को इतने गुस्से में देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में उस गोरिल्ला से प्यार था, जिसपे हिरागी पुराने समय को याद करने
करने लगता है कि वो किस तरीके से सारिया के साथ रहता था और वो बोलता है कि हाँ, मैं उससे प्यार किया करता था। पीछे जो सारिया थी वो आखिरी समय पे ये सारी बातें सुनती है और उसका जो शरीर था वो ग्लो होना शुरू हो जाता है, लेकिन हिरागी उस चीज को इग्नोर करता है थोड़ी देर के लिए और उस स्केलेटन पे अटैक कर रहा होता है। जितना भी वो अटैक कर रहा था वो स्केलेटन उससे बहुत ही इजीली डॉज कर ले रहा था, जिससे जो हिरागी था वो इरिटेट हो रहा था। लेकिन लास्ट में उसका जो एक स्किल था गिल, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक अटैक जैसे ही करता है तो वो ये अटैक स्केलेटन को हिट कर देता है। ये अटैक सीधा जाके जो स्केलेटन था उसके अंदर गड़ जाती है, जिससे स्केलेटन बोलता है कि क्या मुझे हरा दिया गया, और फिर वो हिरागी को थैंक यू कहता है उसे ट्रू लव का मीनिंग समझाने के लिए। और इतने में वो स्केलेटन वहाँ से गायब हो जाता है और हमें उस स्केलेटन का इंसानी रूप भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ से डिसअपियर हो चुका होता है। हिरागी को पता चलता है कि यहाँ पे उसने इस स्केलेटन को इसलिए हरा पाया है क्योंकि उसके पास पावर ऑफ लव थी। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the जो सारिया थी वो हिरागी के इस रूप को देख के बहुत ही खुश थी। वो हिरागी से आखिरी पल पे मिलना चाह रही थी और वो उसे अपने पास बुलाती है और फिर इन दोनों के बीच में एक किस होता है। लेकिन उतने ही देर में जो सारिया का बॉडी चमक रहा था वो और भी ज्यादा ग्लो होते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होते हुए एक लड़की में तब्दील हो जाता है। लेकिन सारिया ने कुछ कपड़े ही नहीं पहने थे और हिरागी उसे पहचान ही नहीं रहा होता है फॉर ऑब्वियस रीजन। तो सारिया उसे बोलती है कि तुम मुझे पहचान कैसे नहीं रहे। तो हिरागी बोलता है कि क्या तुम सच में सारिया हो, जिस पर सारिया बोलती है कि हाँ। फिर हमें बैक स्टोरी बताई जाती है उस स्केलेटन की, जिसका नाम असल में जीनस होता है और वो एक नोबल सोल्जर होता है अपने समय पे, लेकिन उसके किंग ने उसे बिट्रे कर दिया था और उसकी वाइफ ने भी उसके किंग का ही साथ दिया था, जिससे उसे प्यार से एकदम भरोसा हट गया था। लेकिन जब उसे असली प्यार अपनी मेड की तरफ से दिखा, लेकिन उसके किंग के भी उस पर गंदी नजर आ गई, जिसपे उसने रिटेलिएट किया किंग के ऊपर, तो किंग ने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन उसकी मेड ने बीच में आके वो अटैक ले लिया, जिसकी वजह से वो मेड वहीं पे मारी गई। तो इसी वजह से जो जीनस था वो एक मॉन्स्टर बन गया था। उसकी इस तरीके के बैक स्टोरी को सुन के जो सारिया और हिरागी थे वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन हिरागी सारिया को शांत करवाता है और बोलता है कि हमने उसे अपनी मेड के साथ भेज दिया है, तो अब वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होगा। फिर हिरागी का ध्यान जाता है इस डंजन के चेस्ट पे, जो कि यहाँ के मॉन्स्टर को हराने के बाद इन सभी को मिला है। फिर जैसे ही ये दोनों उस चेस्ट को चेक करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें मिलती है हिरागी को, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपग्रेड होना शुरू हो जाता है और अब उसके पास ब्लैक मैजिक को कंट्रोल करने की भी शक्ति आ चुकी होती है। उसी चेस्ट में सारिया को कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो कि वो पहन लेती है और उसे पहन के वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। इन सारे अपग्रेड्स के बाद हिरागी का जो फाइनल इवोल्यूशन था वो भी स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही वो खत्म होता है तो हिरागी को थोड़ा सा जो शक्ल था वो चेंज हो चुका होता है। सारिया उसके इस रूप को देख के थोड़ा ब्लश करती है और बोलती है कि तुम तो और भी ज्यादा एकदम कूल हो गए हो, जिससे हिरागी भी थोड़ा शर्मा जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार ही हो रहे होते हैं कि अचानक से हिरागी को कुछ सुनाई देता है, तो वो सारिया को पीछे ही रुकने के लिए बोलता है। लेकिन उतनी देर में यहाँ पे एक कुत्ता समन हो जाता है सूट बूट पहना हुआ और वो बताता है कि वो दरअसल इस डंजन का एडमिनिस्ट्रेटर था और वो अभी इसलिए इन सभी के सामने आया है क्योंकि वो इस समय का पहला ऐसा आदमी है जिसने इस डंजन को क्लियर किया है और फर्स्ट होने की वजह से वो हिरागी को 2 और स्पेशल गिफ्ट देगा, जिसमें से एक गिफ्ट तो ऐसा होता है जिसका यूज करते हुए वो लोग फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को कल्टीवेट तक कर सकते हैं। इसी के साथ वो हिरागी को और भी बहुत सारी चीजें देता है, जिसमें से एक हेलमेट भी होता है। वो सारिया को एक सुंदर सी ड्रेस भी देता है। फिर इसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दे रहा हूँ। फिर ये दोनों जो थे वो डंजन के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दरअसल जो हिरागी था उसने सारिया को बोल दिया था कि वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता है, तो सारिया ने भी मान लिया था कि जहाँ भी वो जाएगा वो उसका पीछा करेगी। बाहर निकलने के बाद हिरागी बोलता है कि जब तक सारिया उसके साथ है वो कहीं भी जा सकता है। ये लड़का अभी थोड़ा देर पहले जब सारिया गोरिल्ला थी तब उसे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो टोटा बन गई है तो अब उसके लिए सब कुछ हो गई है। वो सही में भाई ये तो अच्छा आदमी है। जो सारिया थी वो हिरागी को बोलती है कि अब हमें आगे बढ़ते हुए शहर की तरफ जाना चाहिए। तो हिरागी मन में सोचता है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे स्कूल वाले फ्रेंड्स जो कि इसको भाव बिल्कुल भी नहीं देते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये उन पे अभी भी ध्यान दे रहा है, शायद से उसे यहाँ पे मिल सके। फिर आगे बढ़ते हुए अचानक से हिरागी को एक स्लाइम दिखता है जिसका लेवल होता है 88 और स्लाइम के मुकाबले में ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए हिरागी अपना एक स्ट्रॉन्ग सा हथियार निकालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि पूरा जगह ही एकदम फट जाता है। हिरागी सोचता है कि कहीं वो अब मॉन्स्टर तो नहीं बन गया है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते हुए स्लाइम का जो ड्रॉप मिला था उसे उठा लेता है, जिसमें से उसे एक बूट्स मिला था और कुछ स्किल्स मिले थे। बूट वो सारिया को दे देता है और स्किल्स खुद रख लेता है। अब फाइनली हिरागी के पास एब्जॉर्ब और कंप्रेस की भी स्किल आ चुकी है। उतने में हिरागी का जो हेलमेट था वो अपग्रेड हो जाता है, क्योंकि अब उसका जो स्किल्स था वो अपग्रेड हो चुका था, तो उसके हेलमेट का भी लेवल अप होता है जो अब एक रोप बन जाता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसे
वही डॉग ने लिखा हुआ था जो कि डंजन मास्टर था, और वो बता रहा होता है कि अब धीरे धीरे तुम अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ रहे हो और अब तुम्हारे साथ ही तुम्हारा जो ये हेलमेट है वो भी अपग्रेड हो गया है। तो हिरागी इस चीज को थोड़ा सा एंजॉय करता है और फिर अब उस हेलमेट की जगह वो रोप पहनना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ये जो दोनों थे शहर के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे शहर का जो बॉर्डर गार्ड था वो ये चीज सुन के एकदम शॉक था कि आखिरकार हिरागी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि स्लेव जो होते हैं उनके पास भी आईडी कार्ड होती है। लेकिन फिर भी वो यहाँ मौका देता है हिरागी को एक ऑर्ब के ऊपर हाथ रखने के लिए। दरअसल ये जो ऑर्ब था उसके ऊपर हाथ रखने से पता चल सकता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छा है या फिर खराब। तो हिरागी उस पे हाथ रखता है डरते डरते, लेकिन वो पास हो जाता है। फिर देखते देखते जो सारिया थी वो भी पास हो जाती है और जो गार्ड था वो उन्हें वेलकम करता है और उन्हें बोलता है कि वो तुरंत ही जाके अपना आईडी कार्ड बनवा ले। तो हिरागी उसे बताता है कि आप चिंता ना करें, मैं अभी तुरंत जाऊंगा और गिल्ड में से अपना कार्ड मंगवा लूंगा। लेकिन गिल्ड का नाम सुनते ही जो वो गार्ड था वो एक कॉलर पकड़ लेता है हिरागी का और उसे बोलता है कि तुम उस गिल्ड में जा रहे हो तो थोड़ा संभल के रहना, और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। हिरागी को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो यहाँ हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो गिल्ड के पास पहुंचने वाला होता है तो वो सोचता है कि आखिरकार वो उस बॉर्डर गार्ड ने मुझे ऐसा क्यों कहा था। लेकिन फिर वो जैसे ही गिल्ड का थोड़ा सा गेट खोलता है तो वो नोटिस करता है कि एक लड़की जो कि लड़कियों के कपड़े में पहना हुआ एक लड़का जो था उसे हंटर से मार रही होती है। तो हिरागी इस चीज को देखते ही गेट बंद कर देता है और थोड़ा उसे अजीब लगता है। सारिया उससे पूछती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, जिसपे वो नहीं बताता है कुछ, और फिर दोबारा गेट खोलता है तो इस बार नोटिस करता है कि वही लड़की उस लड़के के ऊपर वैक्स गिरा रही होती है और चारों तरफ जितने भी एडवेंचर थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। कोई टेबल पे नाच रहा था, कोई ग्लास खा रहा था और वगैरह वगैरह। इस तरीके से अजीब से लोगों को देखने के बाद हिरागी बोलता है कि ये जगह पूरी एकदम ठरकियों से भरी हुई है। जो हिरागी था वो तो यहाँ से कटते हुए निकलना चाह रहा होता है, लेकिन सारिया उसे पूछती है कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है। तो हिरागी उसके आंखों को ढकते हुए अंदर का थोड़ा सा नजारा दिखाता है और वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन उतने ही देर में इनके पीछे एक अजीब सा नंगा आदमी आ जाता है जो इन्हें बोलता है कि तुम लोग हमारा गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। दरअसल मैं इस जगह का गिल्ड मास्टर हूँ, गसल मसल। तो हिरागी उसे देख के और भी ज्यादा मुंह बनाता है कि ये किस तरीके का गिल्ड मास्टर है, ये तो और भी ज्यादा एकदम ठरकी लग रहा है। लेकिन उसकी बात गसल सुनता नहीं है और इन दोनों को अंदर धक्का दे देता है। फिर ना चाहते हुए जो हिरागी था उसे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा होता है, और जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो उससे वही सवाल पूछती है कि आखिरकार तुम एडवेंचरर क्यों बनना चाह रहे हो। जिस पे हिरागी सोचता है मन में कि दरअसल मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं इसे दोस्तों से क्यों मिलना है, क्योंकि वो लोग तो इसे भाव दिए नहीं थे। हाँ, हो सकता है कि अब उनकी औकात दिखानी होगी, इसलिए कहीं ना कहीं जो हिरागी था अभी भी थोड़ा संकोच रहा होता है इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सारिया उसे इंसिस्ट करती है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग उसे बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहे हैं तो हमें यही ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सारिया की बातों को जो हिरागी था वो मना नहीं कर पाता है और फिर वो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देता है। उसको रजिस्ट्रेशन करते हुए देख के कुछ अजीब से लौंडे उसके अगल बगल आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या तुम न्यू ज्वाइन हो इधर। तो हिरागी उन्हें बोलता है कि हाँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। तो सारे लोग हिरागी को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। तो सारिया थोड़ा चिंता करती है, लेकिन हिरागी उसे चिंता न करने बोलता है और उनके साथ चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग गिल्ड के बाहर आ जाते हैं और एक कोने में अपने मास्टर से मिलाते हैं हिरागी को, और हिरागी को बोलते हैं कि अपना चेहरा उनके मास्टर को दिखाए। तब हिरागी जब अपना रोब हटाता है तो उसके चेहरा देख के ये लोग जान जाते हैं कि हिरागी बहुत ही सुंदर है, इसलिए उनका जो बॉस था वो और भी ज्यादा अजीब निकलता है। वो अपने कपड़े उतार लेता है और उन सभी के सामने नाचना शुरू कर देता है। उसे इस तरीके से करते हुए देख के हिरागी एकदम अजीब सा मुंह बनाता है और अभी तक लगातार बस इसका अजीब सा ही मुंह बनते रह रहा है, क्योंकि हर जगह इसको कुछ ना कुछ एकदम गजब सा दिखी जा रहा है। वो सारे जो बंदे थे वो हिरागी को बोलते हैं कि तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें बस थोड़ा सा ही दर्द होगा। एक सेकंड, यहाँ पे ऐसा क्या करने वाले हैं लोग कि थोड़ा सा ही दर्द होगा? ऐसा ही डर यहाँ पे हिरागी को भी लगता है और वो डर के मारे यहाँ भागना शुरू कर देता है। इधर उधर शहर में वो घर के ऊपर से भी भाग रहा होता है और ये सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन लास्ट में साइची इन सभी से पकड़ा नहीं जाता है और ये लोग थक जाते हैं। फिर साइची भागते भागते गिल्ड में आ जाता है, जहाँ पे गिल्ड मास्टर उसे देख के बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम उनसे बच के आ जाओगे, क्योंकि आज तक ये चीज करने वाले तुम पहले इंसान हो। सारिया भी उसकी चिंता करती है, जिसपे हिरागी बोलता है कि तुम अगर जान रहे हो कि वो लोग कैसे लोग हैं तो तुम उन्हें रोकते क्यों नहीं हो। जिसपे गिल्ड मास्टर बोलता है कि यार मैं यहाँ सबको आजादी देता हूँ, वो चाहे जिस तरीके से भी रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है यार, अगर क्रिमिनल यहाँ पे क्राइम करना चाहेंगे तो ये रोकेगा ही नहीं। पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहा है ये। फिर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो हिरागी को बोलती है कि अब तुम आ ही गए हो तो हम तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं ताकि तुम ऑफिशियली अपने जो स्किल्स है उनको दिखा सको। लेकिन उसके लिए एक प्रॉक्टर को तुम्हें हायर करना होगा जो कम से कम बी रैंक की होगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमने तुम्हारे लिए वो काम भी कर दिया है। तो हिरागी मन में सोचता है कि फिर से हमारी जो प्रॉक्टर होगी इनकी तरह एकदम अजीब होगी, लेकिन पीछे उसे दिखाई देता है कि जो इस बार जो उसकी प्रॉक्टर थी वो थोड़ी ठीक ठाक लग रही होती है, जिसका नाम होता है अर्थोरिया ग्रेम। और ये सच में बहुत ही रूड टाइप की लड़की होती है जो कि
डायरेक्टली फेस पे बोल देती है कि मैं तो यहाँ पे प्रॉक्टर बनना नहीं चाहती थी, जिसपे हिरागी भी सैवेजली रिप्लाई करता है कि हाँ मैं भी नहीं चाहता कि कोई मेरा प्रॉक्टर बने, लेकिन अब मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ। उसका इस रिप्लाई को सुन के जो आर्तोरिया थी गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है। जितने में जो गिल्ड मास्टर था वो बताता है कि हिरागी ऐसा पहला बंदा है जो उन ठरकी बच्चों से बच के न आ पाया। तो आर्तोरिया इस चीज को सुन के थोड़ा उसमें रुचि लेने लग जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। फिर इसके बाद जो सारिया थे और हिरागी थे वो साथ में आने लग जाते हैं आर्तोरिया के, जहाँ पे आर्तोरिया उन्हें बताती है कि दरअसल हमारे 3 काम होते हैं मेनली, जिसमें से एक होता है कभी कभी ऑर्फनेज में जाके काम करना, कभी कुत्ते घुमाना और कभी घर तोड़ना। कितने ज्यादा अजीब है यहाँ के एडवेंचरर्स। फिर ये लोग ऑर्फनेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ आने के बाद जो सारिया थी वो बोलती है कि मैं यहाँ का काम कर लूंगी, मुझे इसमें सच में मजा आएगा। बताओ यार यहाँ पे गोरिल्ला को कितना फाइन बना दिया इन्होंने, डैम। सॉरी यार मैं थोड़ा सा एकदम इधर उधर भटक जाता हूँ। जो नन थी वो सारिया की तारीफ करती है क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी ज्यादा लोग ऑर्फनेज के टास्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सच में बहुत ही कम पैसा मिलता है, लेकिन सारिया ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया था। फिर जो आर्तोरिया थी वो हिरागी को लेके दूसरी तरफ नया मिशन करने आ जाती है। वहाँ पहुँचने पर अचानक से हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसके ऊपर कुछ चीज गिरने वाली होती है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है, जिससे आर्तोरिया उसके पास जाती है और अपने डिफेंसिव मैजिक से उसे बचाते हुए उसको घाव पे मरहम भी लगाती है। लेकिन एक जगह पे जो हिरागी था वो पहुंच जाता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए जो दीवार गिर रही थी उस पे हाथ जैसी रखता है तो उस दीवार को जो सहारा मिल रहा था वही टूट जाता है, जिससे पूरा का पूरा जो बिल्डिंग था वही हिरागी के ऊपर गिर जाता है। समय रहते जो आर्तोरिया थी वो उसके पास आती तो है लेकिन उसे बचा नहीं पाती है, जिसे लगता है कि जो हिरागी है वो उसके सामने ही मारा गया। तो वो रोने भी लग जाती है कि हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जो साथी हैं वो हमेशा मारे जाते हैं, मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम शराब हूँ। लेकिन उतने में जो हिरागी था वो मलबे में से बाहर निकलता है और खांसते हुए बोलता है कि अरे यार मेरा तो दम ही घुट गया था। आर्तोरिया उसे देखते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि आज के बाद तुम कभी भी बिना ऑर्डर्स के कुछ भी काम नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस डिसीजन से यहाँ तुम्हारी पार्टी मर भी सकती है। तुम्हारे चिंता करने के लिए तुम्हारे साथ सारिया है, लेकिन तुम ऐसे बेवकूफ वाले डिसीजंस लेते हो। लेकिन फिर अपने बदतमीजी के लिए आर्तोरिया उसे माफी मांगती है और बोलती है कि वो थोड़ा इधर उधर इमोशनल हो जाती है। फिर जो आर्तोरिया थी वो नेक्स्ट टास्क करवाने के लिए हिरागी को आ जाती है, जहाँ पे अब उसे कुत्ते को घुमाना होता है। तो हिरागी को लगता है कि ये बहुत ही इजी मिशन होगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक बहुत ही बड़े कुत्ते को हिरागी के पीछे छोड़ दिया जाता है, जिससे हिरागी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। दूसरी तरफ आर्तोरिया उसी कुत्ते की मालकिन के बगल में बैठी रहती है, जिसमें उसकी मालकिन बोलती है कि लगता है कि हिरागी को बहुत ही मजा आ रहा है कुत्ते के साथ, लेकिन हिरागी बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ मेरी हालत खराब है। फिर वो जो मालकिन थी वो आर्तोरिया को देखते हुए बोलती है कि आजकल तुम थोड़ी खुश लग रही हो, कहीं इसका कारण हिरागी तो नहीं है। जिस चीज को सुन के जो आर्तोरिया थी वो शर्मा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, यहाँ तो बस मैं उसका टेस्ट ले रही हूँ। फिर शाम हो जाती है और ये सारे लोग गिल्ड में आ जाते हैं। वहाँ पहुंचने पे जो गिल्ड मास्टर था वो हिरागी को एकदम स्टाइल से बोलता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए मैं तुम्हें प्राइज देना चाहता हूँ, और वो अपने चड्डी में से निकाल के उन सभी को कॉइन्स दे देता है। फिर रिसेप्शनिस्ट पूछती है हिरागी से कि तुम्हारे पास रहने की कोई जगह है, जिसपे हिरागी बोलता है कि नहीं, हमें लगता है कि इधर इधर रहना पड़ेगा। जिसपे आर्तोरिया बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ही इन में रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे फूड भी अच्छा है और रहने की भी जगह ठीक है। ये पहली बार था कि आर्तोरिया किसी को इनवाइट कर रही थी, इसलिए रिसेप्शनिस्ट और गिल्ड मास्टर भी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन हिरागी और सारिया इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे को यहाँ जो आर्तोरिया थी वो फाइनल मिशन दे रही होती है हिरागी और सारिया को, जहाँ पे अब इन्हें बहुत सारे जो मेडिकल हर्ब्स हैं उन्हें कलेक्ट करना होगा। हिरागी को एज यूजुअल ये मिशन भी इजी लगता है और ये सारे लोग चले जाते हैं हर्ब्स कलेक्ट करने में। फिर थोड़ी देर बाद आर्तोरिया और सारिया ने अपने हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया होता है, लेकिन हिरागी काफी देर बाद आता है, लेकिन उसे फिर भी वो हर्ब्स नहीं मिलते हैं और बदले में वो बहुत सारे रेयर मशरूम्स को उठा के लेके आ चुका होता है। तो जो आर्तोरिया थी उसे बोलती है कि तुम्हें इतना दिक्कत क्या हो रहा है, तुम अपने पीछे देखो तब वो हर्ब्स मिल जाएगा। तो हिरागी को ये चीज थोड़ी एकदम अजीब लगती है, लेकिन फिर वो उस हर्ब्स को उठा के दे देता है आर्तोरिया को। तो आर्तोरिया बोलती है कि अभी तो तुमने 5 ही कलेक्ट किए हैं, अभी 5 और कलेक्ट करने हैं। तो हिरागी फिर निराश होते हुए जंगल में चले जाता है ढूंढने के लिए, लेकिन काफी देर तक वो ढूंढता है तो उसे सिर्फ रेयर आइटम्स मिल रहे होते हैं और नॉर्मल सी मेडिकल ग्रास मिल ही नहीं रही होती है, इसलिए वो काफी परेशान हो चुका था। इसी बीच में उसे दूर खड़े कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और वो पास में जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि 3 मॉन्स्टर्स आपस में सोच रहे थे कि किस तरीके से वो किसी इंसान को फंसा ले, क्योंकि अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उन्हें ऐसा करना ही होगा। लेकिन हिरागी इस चीज को इग्नोर कर देता है और वो डायरेक्टली उन मॉन्स्टर्स के पास चले जाता है ताकि उन्हीं से डायरेक्ट पूछ सके कि वो हर्ब्स कहाँ से ले सकता है। उन मॉन्स्टर्स को लगता है कि जो हिरागी है उसने उनकी बात सुन ली है, लेकिन हिरागी बोलता है कि नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेडिकल हर्ब्स कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन वो हिरागी की बात को इग्नोर करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं।
और एक एक कर अपना नाम बताने के बाद बताते हैं कि ये तीनों मिलके होते हैं पर्सनल स्क्वाड ऑफ लिया सामा, जो कि डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन है। हिरागी को ऐसा लगता है कि ये बस बेकार से लोग हैं, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये तीनों रोक लेते हैं उसे और बोलते हैं कि तुमने अब हमारा प्लान सुन लिया है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। और फिर एक ट्रोल को वहाँ बुलाते हैं। उनके बुलाते ही वहाँ एक बड़ा सा जाइंट ट्रोल आ जाता है जो कि हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हिरागी बहुत ही इजीली अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और अपने ऑब्जर्व स्किल का यूज करते हुए उसी का अटैक का यूज करते हुए उसी पे अटैक कर देता है और उसका पूरा हथियार जो था वो टूट जाता है। इतनी ताकत को देख के ये तीनों का एकदम हालत खराब हो चुका होता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि हिरागी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो हिरागी सोचता है कि अब तो ये लोग बता ही देंगे कि हर्ब्स कहाँ है, तो वो पूछता है कि हर्ब्स तुम लोग को पता है कि आखिरकार कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन इन तीनों का हालत तो खराब था, इसलिए वो लोग इस बात को टालते हैं और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमारा यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। और ये बोल के वो यहाँ से कट लेते हैं। तो बेचारा जो हिरागी था उसका मिशन कंप्लीट ही नहीं हो पाता है और एट लास्ट वो और भी ज्यादा रेयर जो पौधे थे उन्हें लेके आ जाता है, लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं है हर्ब्स। तो जो आर्तोरिया थी वो उसे बोलती है कि तुम चिंता नहीं करो और बदले में उसे 5 हर्ब्स देती है और बताती है कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा मेहनत करना। तो हिरागी इमोशनल हो जाता है और उसे बोलता है कि आर्तोरिया तुम तो बहुत ही अच्छी हो, जिसे सुन के आर्तोरिया थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें वही लिया सामा दिखाई जा रही होती है जो कि इन तीनों मॉन्स्टर को सजा दे रही होती है उनका काम ना कंप्लीट करने के लिए। तो ये तीनों मॉन्स्टर बोलते हैं कि लिया सामा हमारा समझिए, हमने वैसे भी जंगल के ऊपर चारों तरफ टेलीपोर्टेशन मैजिक का कास्ट कर दिया है। तो लिया उन सब से पूछती है कि तुमने वह टेलीपोर्टेशन मैजिक जो यूज किया है आखिरकार किस इंसानों को कहाँ टेलीपोर्ट करोगे तुम? तो वो तीनों बताते हैं कि हम ब्लैक ड्रैगन के कासल के पास उन्हें टेलीपोर्ट करेंगे। तो लिया बोलती है कि जो भी इंसान वहाँ जाएगा वो कितना बदकिस्मत होगा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए तुम्हें 500 करोड़ की सजा होगी। Back here, you unruly piglets! और फिर सीन शिफ्ट होता है और आर्तोरिया एक और नया मिशन दे देती है हिरागी और सारिया को, जहाँ पे वो इन सभी का अब वेपन्स के पावर को देखना चाह रही होती है। जिसपे वो जैसे ही पूछती है इन दोनों से उनके वेपन्स के बारे में, तो सारिया बताती है कि मेरा वेपन्स बस मेरा पंचेस ही है और मैं किसी को भी अपने पंचेस से ढेर कर सकती हूँ। लेकिन जो हिरागी था उसने एक तलवार निकाल ली होती है। तो आर्तोरिया उसे एक स्लाइम देते हुए बोलती है कि इस पे अपने तलवार से हमला करके देखो। तो हिरागी वैसा ही करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से जो वो स्लाइम था वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसपे आर्तोरिया समझ जाती है कि आखिरकार माजरा क्या है और वो हिरागी को बोलती है कि हमें जल्द से जल्द गिल्ड में रिपोर्ट करना होगा, किसी इंसान ने यहाँ चारों तरफ टेलीपोर्टेशन मैजिक को कास्ट कर दिया है। और वो जैसे ही जाने के लिए बढ़ती है वैसे ही एक टेलीपोर्टेशन उसके ऊपर भी कास्ट हो जाता है। वक्त रहते ही जो हिरागी और सारिया थे वो उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी उसी के साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हमें एक ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे काफी समय बाद ह्यूमंस का एहसास हो रहा है। फिर ये लोग हमें दिखाया जाते हैं कि एक अनजान सी जगह पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे आर्तोरिया बोल रही होती है कि आखिरकार तुमने मेरा पीछा क्यों किया? जिस पे हिरागी बोलता है कि पता नहीं, मेरा पैर अचानक से आगे बढ़ गया अपने आप तुम्हारी सहायता के लिए। और सारिया बोलती है कि हम तो तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे। तो इनका ये बात को सुन के आर्तोरिया खुश होती है और बोलती है कि चलो फिर चलो हम लोग घर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे लोग आर्तोरिया के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। एक जगह पे पहुंचने के बाद पता नहीं ऐसा कौन सा ट्रैप एक्टिवेट होता है कि आर्तोरिया इन दोनों से ही अलग हो जाती है। तीनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। जो हिरागी था वो आर्तोरिया को बचाने की ट्राई कर रहा होता है और वो उस दीवार पे मुक्का भी दे मारता है, लेकिन उस दीवार को कुछ भी नहीं होता है। शुक्र की बात ये होती है कि जो आर्तोरिया थी उसने थोड़ी देर पहले हिरागी और सारिया को एक ऐसा पत्थर दे दिया था जिसका यूज करते हुए ये लोग अपने साथी को लोकेट कर सकते हैं। और अगर ये पत्थर लाल ग्लो कर जाएगा इसका मतलब आपका साथी मुसीबत में है। तो अब ये पत्थर लाल ग्लो कर रहा था, जिससे इन्हें ये पता चल गया था कि आर्तोरिया सच में अभी मुसीबत में है। हिरागी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार वो आर्तोरिया को कैसे बचाए, जिसपे सारिया उसे बोलती है कि हमें इधर उधर जाके रास्ता को खोजना चाहिए। दूसरी तरफ जो आर्तोरिया थी वो एक ममी मॉन्स्टर से फंस गई थी और उस ममी मॉन्स्टर ने उसका बहुत ही हालत खराब कर दिया था, लेकिन अपने एनर्जी का यूज करते हुए आर्तोरिया उसे हरा देती है और वो होप कर रही होती है कि हिरागी और सारिया सेफ हो। लेकिन असल में जो सारिया और हिरागी थे वो तो रास्ता ही भटक चुके थे। वो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ डेड एंड ही आ जा रहा था। लेकिन एक जगह जो सारिया थी उसे एक कमरा दिखाई देता है और वो हिरागी को भी वहाँ बुला लेती है। कमरे के अंदर इन्हें एक चेस्ट दिखाई देता है और सारिया बोलती है कि हमें वो चेस्ट को खोलना चाहिए, जिसपे हिरागी बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो रही हो, ये बहुत ही ऑब्वियस है कि ये चेस्ट बहुत ही इजीली हमें मिल गया है, पक्का इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा। और वो इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है उस चेस्ट को। तो जो चेस्ट था वो खुद ही इन सभी के सामने बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि मुझे खोलो, ऐसे परेशान तो मत करो। और वो टेंटिकल से पकड़ लेता है हिरागी को, लेकिन हिरागी उस चेस्ट को हरा देता है, जिसकी वजह से वो चेस्ट वहीं पे खत्म हो जाता है और एक छोटे चेस्ट में तब्दील हो जाता है। उस चेस्ट को जैसे ही वो लोग खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक रिंग दिखाई जाती है, जिसको अगर कोई आदमी यूज करे तो उसका लक दुगना हो सकता है। तो ये चीज हिरागी को थोड़ी बेकार सी लगती है। उतने में जो
सारिया थी उसकी पत्थर ग्लो करना शुरू कर देता है लाल कलर में। तो हिरागी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आर्तोरिया खतरे में है। दूसरी तरफ जो आर्तोरिया थी वो एक बड़े से गेट के पास पहुंच चुकी थी और देखने से लग रहा होता है कि ये फाइनल बॉस का जगह है और अब आर्तोरिया सच में मुसीबत में है। यहाँ तक पहुंचने में जो आर्तोरिया थी उसका हालत खराब हो चुका था और वो बोल रही होती है कि उसके पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए, तो उसे आगे बढ़ना ही होगा। उस गेट को जैसे आर्तोरिया खोलती है तो वो ब्लैक ड्रैगन के सामने पहुंच चुकी होती है जो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे दरअसल मरने के लिए आई हो। तो आर्तोरिया बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और वो अटैक करने की कोशिश करती है उस ड्रैगन पे। दूसरी तरफ जो लिया थी उसने अपने साथियों को सजा दे दी होती है और फिर उन्हें बता रही होती है कि तुम सभी ने जो भी काम किया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खराब है, क्योंकि जो ब्लैक ड्रैगन है वो बहुत ही ज्यादा एकदम क्रूर है और डीमन की सेना में वो सबसे ज्यादा ताकतवर कमांडर में से एक है, तो वो बिल्कुल भी अपने सामने वाले ओपोनेंट को नहीं छोड़ेगा। फिर हमें दोबारा से यहाँ सीन दिखाया जाता है हिरागी और सारिया का और उन्हें फाइनली अब पता चल चुका होता है कि अगर पत्थर लाल ग्रो करेगा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई खतरे में है। इसलिए वो लोग भी थोड़ा हड़बड़ाना शुरू कर जाते हैं कि उन्हें जल्द ही आर्तोरिया को बचाना होगा। जो पत्थर था वो हवा में उड़ते हुए इस बार आर्तोरिया की लोकेशन बताना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी वो एक डेड एंड पे जाके पत्थर से टकरा जाता है। तो इस चीज को देख के जो हिरागी था वो उस दीवार पे पंच करना शुरू कर देता है, लेकिन एज यूजुअल उसके हाथ टूट जाते हैं लेकिन दीवार नहीं टूटता, शायद से बांगर सीमेंट से बना हुआ था। हमें आर्तोरिया और ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्तोरिया बोल रही होती है ड्रैगन को कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। और ड्रैगन भी आर्तोरिया की तारीफ करता है क्योंकि एक इंसान होने के बावजूद वो काफी देर तक उसके सामने टिकी थी, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि ये सब चीज बेकार है। तो आर्तोरिया बोलती है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो, मैं जब तक नहीं हारूंगी जब तक मैं हिरागी और सारिया को घर पे नहीं छोड़ सकती। और फिर वो कैलेमिटी बजर्ग मोड उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखते हुए जो ड्रैगन था वो भी उसकी तारीफ करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही इजीली यहाँ आर्तोरिया को मार रहा होता है। लगातार आर्तोरिया ट्राई करती है लेकिन एट लास्ट जो वो ड्रैगन था वो अपनी पूंछ उसके आर पार कर देता है, जिससे आर्तोरिया की हालत खराब हो चुकी थी। जो ब्लैक ड्रैगन था वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि कभी भी कोई इंसान मुझसे इस तरीके से लड़ पाएगा। आर्तोरिया को लग रहा होता है कि वो बचा नहीं पाई हिरागी और सारिया को, इसलिए वो अफसोस में रह रही होती है। अब जो ड्रैगन था वो फाइनल ब्लो देने वाला था आग का अटैक करते हुए आर्तोरिया के ऊपर, और आर्तोरिया ने भी अपना डेथ एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उतने में ही जो हिरागी था वो अपना क्लॉक से उसे ढक लेता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैं आ गया हूँ तुम्हें बचाने के लिए, क्या तुम ठीक हो आर्तोरिया। आर्तोरिया हिरागी को देख के थोड़ी खुश होती है, लेकिन फिर भी वो इस हालत में कुछ बोल नहीं पा रही होती है। तो सारिया हिरागी को बोलती है कि इसे हील कर दो, तब तक मैं इसका ध्यान रखती हूँ। तो हिरागी वैसा ही करता है और फिर लड़ने के लिए चले जाता है ड्रैगन से। वहाँ पहुँच के वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा मेरी दोस्त का, तुम देख लेना। वो ड्रैगन बोलता है कि इंसान कितने ज्यादा एकदम इरिटेटिंग होते हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, और उसके ऊपर आग फेंक देता है। लेकिन हिरागी अपना इंस्टेंट स्पेल का यूज करते हुए उससे बच जाता है और फिर अपने अप्रेजल को यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस ड्रैगन का नाम है ब्लैक ड्रैगन गॉड, जिसका लेवल है 5000। हिरागी को पता चल जाता है कि इससे पहले जो उसने स्कल मॉन्स्टर से लड़ा था ये उससे डबल ताकतवर है। फिर वो फिर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ड्रैगन था वो उसे मौका ही नहीं देता है और इस बार वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत करने लगता है हिरागी की। लेकिन लास्ट में वो और भी ज्यादा इरिटेट होता है क्योंकि हिरागी फिर भी एरोगेंस शो कर रहा था, इसलिए अपना फाइनल अटैक जो इन्फर्नो था उसे उसके ऊपर मारने वाला होता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी एकदम ग्लो करने लग जाती है। हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे यहाँ पे लड़े। उतने में सारिया उसे बताती है कि वो वही अटैक इस्तेमाल करे जो कि वो उस पे करने वाला था। तो हिरागी फिर अपना छोटा डैगर निकालता है और फिर एंटी ग्रेविटी पुल का यूज करता है, जिससे वहाँ बहुत सारा जो समुद्र का पानी था उस ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो पूरी जगह तो थी पानी से ही भर जाती है। तो जो ड्रैगन था वो थोड़ा देर के लिए तो रुकता है, लेकिन फिर वो दोबारा से बाउंस बैक करते हुए बोलता है कि वो दोबारा से किसी भी इंसान से नहीं हारेगा। कहीं ना कहीं ये ड्रैगन जो है वो एक इंसान से इससे पहले हार चुका है, इसलिए उसका ईगो बहुत ही हर्ट है। फिर वो अपने माइंड मैनिपुलेशन का यूज करता है और साइकिक पावर से हिरागी को इधर उधर पटकने लग जाता है और हिरागी इस चीज को रोक ही नहीं पा रहा होता है। फिर ड्रैगन बोलता है कि अब तुम खत्म हो चुके हो। अपने पंजे को ले आके हिरागी पे मारने वाला होता है और हिरागी उसके अटैक से दूर भाग ही नहीं पा रहा होता है। वो प्रे करता है कि वो इस जगह से निकल पाए और सही समय पे उसका मैजिक काम कर जाता है और वो इधर से भाग उठता है। फिर हिरागी अपने तलवार का यूज करते हुए एक ऐसा अटैक करता है जिससे फाइनली इस ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ड्रैगन बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे आराम से रहना चाहता था उसके साथ, और ये बोल के उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और फिर फाइनली इतनी मशक्कत करने के बाद हिरागी यहाँ पे हरा देता है ब्लैक ड्रैगन गॉड को, जिसके बदले में उसे वहाँ चेस्ट मिलता है। उस चेस्ट के अंदर हिरागी को बहुत सारे सामान मिलते हैं। जो सारिया थी वो भी उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम ठीक
तो हो ना। हिरागी को ड्रैगन को मारने की वजह से बहुत सारा लेवल अप भी मिलता है और वो पूछता है सारिया से कि क्या आर्तोरिया ठीक है, तो वो बताती है कि उसने हीलिंग हर्ब्स तो खा लिए हैं और अभी वो आराम कर रही है, चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसपे हिरागी बोलता है कि अरे यार मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं पता, तब हम लोग निकलेंगे कैसे। तो उसे थोड़ा दिमाग खनकता है और वो सोचता है कि उस चेस्ट के अंदर ही कुछ ना कुछ तो जरिया होगा ही। और वो जैसे ही उस ड्रैगन का चेस्ट खोलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे आइटम तो मिलते ही हैं, जिसमें उसे पता चलता है उसके पास अब एक स्पेशल मैजिक भी आ चुका है जिससे वो थोड़ा स्पेस मैनिपुलेशन कर सकता है और उसे एक ऐसा रोब मिल चुका है जिससे वो तलवार से भी प्रोटेक्टेड रह सकता है और फायर से भी। उस चेस्ट में उसको लास्ट आइटम एज यूजुअल उस ड्रैगन गॉड की बायोग्राफी मिलती है जिसमें हमें बैक स्टोरी बताई जाती है उस ड्रैगन गॉड की। दरअसल ये जो ड्रैगन गॉड था पहले इंसानों के लिए काम किया करता था और इसकी स्किल्स को यूज करके इंसान बहुत ही तगड़े हथियार भी बनाया करते थे। लेकिन एक समय पता नहीं एक राजा को क्या सूझा और वो इस ड्रैगन के ऊपर अपने सोल्जर से अटैक करना शुरू कर दिया। वक्त रहते ही जो डेविल किंग था उसने इस ड्रैगन को बचाया, लेकिन फिर इंसानों ने एक हीरोज को समन किया और फिर उसके बाद हीरोज के साथ मिलके डीमन किंग को हरा दिया और फिर इस ड्रैगन को इसी डंजन में सील कर दिया। और उसी के साथ जो ड्रैगन था वो इंसानों से बहुत ही ज्यादा एकदम नफरत करना शुरू कर दिया था। वो तो बस अपनी एक चैन की जिंदगी जीना चाहता था जो कि इंसानों ने उसे जीने नहीं दी। उसकी ऐसी सैड स्टोरी को सुन के जो हिरागी था वो सारिया के साथ रोने लग जाता है और फिर सारिया पता नहीं अचानक से टोकती है कि हमने तो एक डंजन क्लियर कर दिया है लेकिन अभी तक मिस्टर शीप हमें नहीं देखने को मिले हैं। ये बोलने की देरी थी कि हिरागी के फिर से जो बाल थे वो बॉम्ब फटने की वजह से खराब हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि मिस्टर शीप का लेटर आ चुका है जहाँ पे मिस्टर शीप उसे बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने फिर से एक खतरनाक डंजन को क्लियर कर लिया है और तुम अपनी ह्यूमैनिटी को आगे छोड़ते जा रहे हो। इस लाइन को दोबारा सुन के हिरागी इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि ये बार बार आप नहीं बोल सकते और वैसे भी इतना मुसीबत वाला जगह आप हमें कैसे भेज सकते हैं। जिसपे वो मिस्टर शीप बोलते हैं कि तुम्हें तो ऐसे ही आगे बढ़ना होगा और वैसे भी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मैं अपना वेकेशन एंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर इसके बाद जो हिरागी था वो स्पेशल मैजिक का यूज करते हुए उस डंजन से बाहर आ जाता है जहाँ पे उसी समय आर्तोरिया को होश भी आ जाता है और वो नोटिस करती है कि वो गोदी में है हिरागी के, इसलिए वो हड़बड़ाते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है। जिसपे सारिया उसे बोलती है कि अभी तुम्हारा स्टेमिना उतना एक्टिवेट नहीं हुआ है इसलिए ज्यादा हिलडुल मत करो। तो वो शांत होती है और फिर इन दोनों से माफी मांगती है क्योंकि इसके ही बैड लक की वजह से इन सभी का ऐसा हालत हुआ है। दरअसल जो आर्तोरिया है उसको बचपन से ही एक ऐसा श्राप मिला हुआ है जिसमें उसका जो लक है वो 2 लाख से माइनस में है और कोई भी उसके साथ रहेगा तो उन सभी के ऊपर भी बैड लक आ सकता है। लेकिन इस चीज को हिरागी मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और तुम इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इसी के साथ ये लोग गिल्ड में पहुंच जाते हैं। जो गिल्ड मास्टर था वो इन तीनों को देख के खुश हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम सभी आखिरकार चले कहाँ गए थे, हमने अपने दोस्तों को खोजने के लिए बहुत सारा मेहनत किया था लेकिन पता नहीं क्यों इनके शकल को देख के ऐसा लग नहीं रहा था। जो आर्तोरिया थी वो मन में सोचती है कि सच में ये लोग मेरी चिंता कर रहे थे। जिसपे हिरागी बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम सबके लिए बैड लक हो, लेकिन दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे जितने भी लोग हैं वो तुम्हें दिल से पसंद करते हैं। जिस चीज को सुन के जो आर्तोरिया थी वो इमोशनल हो जाती है और वो रोते रोते बाहर भाग जाती है। हिरागी को समझ नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या खराब बोल दिया कि वो यहाँ से भाग गए। जिसपे सारिया उसे उसका पीछा करने के लिए बोलती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम लोग दोबारा से लिया के चमचों को देखते हैं जो कि इंसानों का बनाया हुआ एक रोलेट खेल रहे होते हैं। उतने में लिया उनके सामने आती है और उन्हें एक बैड न्यूज बताती है कि जो ब्लैक ड्रैगन था वो मारा गया। जिसे सुन के वो तीनों एकदम शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो ब्लैक ड्रैगन डीमन सोल्जर का सबसे ताकतवर आर्मी कमांडर था, उसे आखिरकार किसने मार दिया है। जिसपे वो बोलती है कि वो जो भी हो, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो डीमन किंग के खिलाफ है और ये हमारे लिए बिल्कुल बुरी खबर है। दूसरी तरफ जो हिरागी था वो उस पत्थर का यूज करते हुए आर्तोरिया को खोज रहा होता है और मार्केट में पहुंचने के बाद वही लेडी जिसका उसने कुत्ता घुमाया था वो उसे मिलती है जो कि हिरागी को बोलती है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। जिसपे वो पूछता है कि आपने कभी आर्तोरिया को देखा है, तो वो मना कर देती है लेकिन फिर भी वो बोलती है कि तुम्हें आर्तोरिया के कर्ज के बारे में पता है। तो हिरागी बोलता है कि हाँ। तो वो एक रिक्वेस्ट करती है हिरागी से कि वो कभी भी आर्तोरिया का साथ न छोड़े क्योंकि वो दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है। तो हिरागी बोलता है कि आप चिंता न करें, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला है। जिसे सुन के वो लेडी खुश हो जाती है। फिर हिरागी उसी पत्थर का पीछा करते हुए उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे अपने फर्स्ट ट्रेनिंग के दौरान उसने एक बिल्डिंग को गिरा दिया था और दरअसल आर्तोरिया यहीं पे आके एक जगह पे वैसे ही बैठी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही हिरागी उसे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो आर्तोरिया उसे बहुत ही दबे शब्दों में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के लिए क्या हूँ। तो खुश होते हुए हिरागी उसे बोलता है कि तुम इतना क्यों सोचती हो, दरअसल लोग तुम्हें उतना ही पसंद करते हैं जितना वो बाकियों को करते हैं, कोई भी लोग तुम्हें कर्ज नहीं समझता। फिर भी पता नहीं जो आर्तोरिया थी वो थोड़ी सैड लग रही थी। तो हिरागी को याद आता है उसी लेडी की बात। तो वो कंसोल करने के लिए आर्तोरिया को मौका मिलते ही फायदा उठा लेता है और उसे हक कर लेता है और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत सोचो ऐसा उल्टा सीधा, क्योंकि हम सभी तुम्हारे साथ
साथ हमेशा हैं। तो जो आर्तोरिया थी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ जो गिल्ड था उसके अंदर सारिया चिंता कर रही थी कि जो हिरागी है वो आर्तोरिया को लेके आएगा कि नहीं, लेकिन गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे मसल्स बता रहे हैं कि वो लोग एकदम ठीक ही होंगे। दोबारा से फिर हमें आर्तोरिया और हिरागी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्तोरिया को थोड़ा अजीब लग रहा था कि हिरागी उसे इस तरीके से पकड़ के बैठा हुआ है, जिसपे हिरागी उसे बोलता है कि नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अच्छा फील नहीं करती हो। लेकिन दरअसल यहाँ पे तो ये मौके का फायदा उठाते हुए खुद को ही अच्छा फील करा रहा था। लेकिन आर्तोरिया के थोड़ा इंसिस्ट करने पे हिरागी उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर अचानक से हिरागी को याद आता है कि आर्तोरिया का जो लक है वो 2 मिलियन नेगेटिव है, इसलिए फिर वो अपने पॉकेट में से वही रिंग निकालता है जो कि उसे डंजन में मिला था, और उस रिंग को डायरेक्टली वो आर्तोरिया को पहना देता है और उसे बोलता है कि क्योंकि तुम्हारा जो लक है वो 2 मिलियन नेगेटिव है, इसलिए ये रिंग ऑफ हैप्पीनेस उसे नेग्लेक्ट कर देगा और अब तुम्हारा जो लक है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन आर्तोरिया को ये बात सच नहीं लग रही होती है, तो हिरागी उसे भरोसा दिलाता है कि अब से वो किसी के लिए भी कैलेमिटी नहीं है, वो भरोसा कर सकती है, वो अब सब लोगों के साथ आराम से रह सकती है इस चिंता के बिना कि वो किसी का बैड लक हो सकती है, और वैसे भी मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। उसकी इस तरीके से बातों को सुन के जो आर्तोरिया थी उसे दूर धक्का दे देती है शर्मा के, जिसे हिरागी समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर उसके पास थोड़ा दिमाग आता है और वो अपने बैक किए हुए सारे काम को एनालाइज करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अरे उसने गलती से तो आर्तोरिया को प्रपोज कर दिया, इसलिए वो आर्तोरिया के पीछे भागता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जाते जाते आर्तोरिया उसे थैंक यू कह के गई थी, तो बोलता है कि अगर यही आर्तोरिया को अच्छा फील करवा रहा है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ साले, यहाँ पे अपना ही फायदा देख रहा है तू। नेक्स्ट सीन में जो आर्तोरिया थी वो ऐसी मार्केट में घूमती हुई दिखाई जाती है और वो बोल रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। हमें फिर जो हिरागी है उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि लेवल 15 के हो चुके होते हैं। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए इस वीडियो पे बहुत ही अच्छा लाइक रिस्पॉन्स भी चाहता हूँ, और साथ ही साथ आप इसे और भी ज्यादा शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे आज का रिस्पांस अच्छे नहीं आ रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमने एक अपना नेक्स्ट चैनल भी लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जॉनरा में कॉपीराइट स्ट्राइक्स का बहुत डर लगा रहता है, इसलिए एक बैकअप चैनल हम लोग तैयार रख रहे हैं जिसका नाम रखा है हमने क्रॉनिक वर्ल्ड। इसे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे उसका भी मोनेटाइजेशन जल्दी ही चालू हो जाए। तो हम लोग अगर यहाँ से रुक भी जाते हैं तो दूसरी जगह आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, तो प्लीज ऐसा कर दीजिए और तेजी जाइए और हमारा क्रॉनिक वर्ल्ड का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और हिरागी सारिया के सामने बैठा हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा होता है क्योंकि जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से आर्तोरिया उसे अवॉइड कर रही है और पता नहीं क्यों वो उससे बात नहीं करना चाह रही है, जिसपे सारिया उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं कि आर्तोरिया तुम्हें हेट करती है, बस कहीं ना कहीं वो तुमसे फेस टू फेस मिल नहीं पा रही है। तो हिरागी को इससे थोड़ा हिम्मत मिलती है और वो फिर सारिया से पूछता है कि आखिरकार वो अभी क्या करेगी, जिसपे वो बताती है कि वो अभी ऑर्फनेज जाने वाली है जहाँ पे अभी रेगुलरली उसने क्वेस्ट लेना शुरू कर दिया है। तो हिरागी भी मोटिवेट होता है और वो बोलता है कि अब वो भी रिसर्च करेगा इस दुनिया के बारे में और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फिर वो मार्केट में निकल जाता है इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। मेन तो जो हिरागी है वो अपने दोस्तों के बारे में जानना चाह रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पे गए हैं, इसलिए वो डायरेक्टली गिल्ड मास्टर के पास चले जाता है इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। जिस चीज को सुन के जो गिल्ड मास्टर था वो तो अपने बिगनर स्टाइल मसल कैम्प का जो एडवांस कोर्सेज होता है उसे ही बेचने लग जाता है। लेकिन हिरागी बताता है गिल्ड मास्टर को कि उसे ये सब नहीं चाहिए, जिसपे गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि आखिरकार उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हिरागी बोलता है कि अभी हाल फिलहाल में कोई बड़ा इवेंट हुआ है क्या आसपास, जिस चीज को वो याद करता है, जिसपे हिरागी भी मन में सोचता है कि अगर कभी यहाँ मेरे दोस्त टेलीपोर्ट हुए हैं तो इस चीज को थोड़ा खबर तो बनाया ही गया होगा। और उतने में ही गिल्ड मास्टर को भी याद आ जाता है कि अभी हाल ही में बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें रीइंकार्नेट किया गया इस दुनिया में, और इसके बारे में वो बता देता है। दरअसल डीमन लॉर्ड को मारने के लिए उन्हें इस दुनिया में बुलाया गया है। हिरागी इस चीज को सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि अगर वो और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो रॉयल लाइब्रेरी में जा सकता है। तो गिल्ड मास्टर अपने चड्डी में से रॉयल लाइब्रेरी का जो मैप है वो उसे निकाल के देता है, जिससे हिरागी थोड़ा शॉक्ड होता है कि ऐसी जगह आखिरकार मैप कौन रखता है। फिर जो हिरागी था वो उस लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग बहुत ही ज्यादा एकदम निराश होता है क्योंकि अभी तक हीरोज 5-6 महीने से बस ट्रेन ही कर रहे हैं और इन्होंने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिखाया है। जो इनका कमांडर है वो उन्हें लड़ाई करने दे ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग ज्यादा
ज्यादा एकदम एक्सपीरियंस होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार वक्त रहते में जब डीमन किंग यहाँ पे जाग जाएगा तब तक ये लोग एक्सपीरियंस कैसे ले पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग तो हार जाएंगे। जिसपे उनका जो खबरी था वो उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें रॉयल अकेडमी में भेज देना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे जैसे ही वो लोग जाएंगे तो उनकी मजबूरी हो जाएगी सीखना, और हमारा जो कमांडर है उसके ऊपर से भी उनका कंट्रोल छूट जाएगा। तो हो सकता है कि वो लोग जो चाह रहे हैं डीमंस के साथ लड़ना वो भी लड़ पाए। तो किंग को ये चीज थोड़ा सा एकदम अजीब लगता है, लेकिन अपने खबरी को इंसिस्ट करते हुए देख के वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। किंग को कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि जो हीरोज है वो उनको डिसोबे करना ना शुरू कर दे। तो खबरी बोलता है कि आप चिंता ना करें, यहाँ पे अगर वो लोग ऐसा करने के सोचेंगे भी तो हम लोग उन्हें ये स्लेव कॉलर पहना देंगे जिससे वो लोग हमारा कहा हुआ मना ही नहीं कर पाएंगे। तो इसे देख के जो किंग था वो थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ जो हिरागी था वो लाइब्रेरी में पहुंच चुका होता है और वहाँ वो किताबों में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। किताबों को पढ़ते हुए उसे ये पता चल रहा होता है कि हर जगह डीमंस को बुरा दिखाया गया है, लेकिन अगर पढ़ने बैठो तो इंसानों ने तो डीमंस के ऊपर उनसे भी ज्यादा एकदम बुरा किया है। तो आखिरकार यहाँ पे सही कौन है? हिरागी थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से उसके सर पे कोई चीज आके गिरती है और उसका एक स्किल इनहैंस हो जाता है। तो हिरागी को पता चल जाता है कि वो किताबें पढ़ते जाएगा तो उसको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, बस पेज पलटने से उसे स्किल्स मिल जाएंगे। तो काफी देर तक ऐसा ही करता है और वो हजारों किताबें पढ़ जाता है और उसे बहुत सारी स्किल्स भी मिल जाती है। लेकिन हिरागी इस चीज से लास्ट में परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि अरे यार मैं तो नॉर्मल जीना चाहता था। नेक्स्ट सीन में फिर वो बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए मार्केट में घूम रहा होता है क्योंकि उसे कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों से रिलेटेड पता ही नहीं चली। लेकिन एक जगह पे वो एक बच्ची को देखता है जिसके कान एकदम जानवरों जैसे होते हैं और उसने बहुत ही प्यारी आर्ट बना के बेचने की ट्राई कर रही होती है। तो हिरागी को उसका आर्ट पसंद आता है, इसलिए वो पैसे दे के एक आर्ट को खरीद लेता है। फिर उस फोटो को लेने के बाद जो हिरागी था वहाँ से निकल जाता है और अचानक से उसे बहुत ही स्वादिष्ट खाने की स्मेल आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक कैफे में पहुंच जाता है और उस कैफे के वो अंदर घुसता ही, लेकिन उसे लगता है कि कहीं गिल्ड की तरह यहाँ पे भी अजीब लोग ना रहे। लेकिन उसका खाने का स्वाद उसे अंदर खींच लाता है, जहाँ अंदर उसे दो लोग दिखाई देते हैं, एक बारटेंडर और उसके सामने बैठा हुआ आदमी जो कि उसका वेलकम करते हैं। फिर हमें आर्तोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आर्तोरिया ऐसी मार्केट में घूमते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार मेरे चेस्ट में अजीब सा फील क्यों हो रहा है। आर्तोरिया समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उतने में ही उसके सामने वही लेडी आ जाती है जो कि उसे सजेशन देने के लिए बुलाती है। फिर हमें दोबारा से हिरागी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाने के बाद बहुत ही संतुष्ट हो चुका होता है। उसके बगल में बैठा हुआ एक आदमी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि वो एक नॉर्मल सा कॉमनर है। फिर हमें दोबारा आर्तोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी आर्तोरिया को सिम्टम्स को देखने के बाद बोलती है कि दरअसल उसे हिरागी से प्यार हो गया। लेकिन आर्तोरिया इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वो लेडी बोलती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे हाथ में रिंग क्या कर रही है। तो आर्तोरिया बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हिरागी के पास पहले से एक लेडी है। लेकिन फिर भी वो लेडी उसे इंसिस्ट करती है। तो आर्तोरिया लास्ट में रोते हुए मान लेती है कि हाँ, वो हिरागी से प्यार करने लग गई है। उसे क्या करना चाहिए असल में कि वो हिरागी का अटेंशन ले पाए, क्योंकि इस कंट्री में अगर कोई इंसान किसी वुमेन को रिंग देता है तो उसका मतलब होता है कि वो शादी के लिए उसे प्रपोज कर रहा है। जिसपे साइची ये चीज सुन के बुरी तरीके से एकदम शॉक हो जाता है। जो दूसरा आदमी था उसे बताता है कि अगर तुम बाद में इस चीज से पीछे हटते हो और बोलते हो कि ये चीज तुमने गलती से कर दिया था तो और भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। हो सकता है तुम्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि उसका जो हथियार है उसे काट भी दिया जाए। सच में ये तो एकदम खतरनाक पनिशमेंट है। ये दोनों मिलके बहुत ही बुरी तरीके से हिरागी की फाड़ के रख देते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं कि तुम डायरेक्टली उस लेडी से शादी क्यों नहीं कर लेते। जिसपे हिरागी उसे बताता है कि मेरे जीवन में एक और लड़की है तो क्या मैं दोनों के साथ रह सकता हूँ। जिसपे इन दोनों को पता चल चुका होता है कि हिरागी किस पोजीशन में फंसा हुआ है, इसलिए वो लोग सजेस्ट करते हैं उसे कि उसे किसी ना किसी को हाँ या ना बोलना ही पड़ेगा। तो हिरागी फिर समझ जाता है इनकी बात और यहाँ से चला जाता है। वो सोच चुका होता है कि वो पूरी कोशिश करेगा अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके जाने के बाद जो बारटेंडर था वो गोल्डन बार वाले इंसान को बोलता है कि तुम आजकल बहुत ही इजीली लोगों के सामने आ रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपाना क्यों नहीं चाहते हो। जिसपे वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन आने वाली है लुइजी, और उतने में ही वहाँ लुइजी आ जाती है। दूसरी तरफ जो हिरागी था वो परेशान हो रहा होता है उन दोनों की बातों को सोच के कि अभी उसे अपना डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, और वो ऑर्फनेज में पहुंच चुका होता है क्योंकि वो सोच लिया था कि इस बारे में वो सारिया को भी बताएगा। वो डिसीजन बाद में भी ले सकता है लेकिन उसे इन्फॉर्म सारिया को तो करना ही होगा। वो थोड़ा देर वहाँ खड़ा ही होता है सारिया का वेट करते हुए कि उतने में ही आर्तोरिया उसके सामने आ जाती है। आर्तोरिया का देखते हुए हिरागी बोलता है कि अब मुझे सब चीज क्लियर ही कर लेना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इन दोनों का दिल तोड़ दूं, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल दूंगा, थोड़ा बहुत माफी मांगूंगा और आर्तोरिया मुझे माफ कर देगी। वो अपना हिम्मत जुटाता ही है सारी बातें बोलने के लिए कि उतनी देर में आर्तोरिया उसके पास आके उसे किस कर डालती है।
हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वो यहाँ पे क्या करे, लेकिन फिर भी वो आर्तोरिया को समझाना चाह रहा होता है, जिसपे आर्तोरिया उसे बोलती है कि वो कुछ भी ना बोले, क्योंकि वो जानती है कि हिरागी ने उसे किस सेंस में उसे रिंग दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ही ज्यादा एकदम प्यार करने लगी है। वो जानती है कि उसकी जिंदगी में पहले से ही सारिया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो शेल्फिश हो रही है और वो चाहती है कि हिरागी फिर भी उसे प्यार करे और वो हमेशा उसी के साथ रहना चाहती है। आर्तोरिया के ऐसे बात सुन के जो हिरागी था थोड़ा सोच में पड़ जाता है। हिरागी सोच रहा होता है कि अभी कुछ ना कुछ उसे करना ही होगा। फिर उसे बात याद आती है उनमें से एक इंसान की, जो कि उसने बोला होता है कि अगर वो चाहे तो उन दोनों को भी पसंद कर सकता है। तो फाइनली आर्तोरिया को सब चीज बोलने वाला होता है, लेकिन उतने में जो सारिया थी वो ऑर्फनेज का गेट खोल के सामने आ जाती है और उसे देखकर जो हिरागी था एज यूजुअल बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देता है और उसे बोलने लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वह ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सारिया थी वो उसे बोलती है कि वो चाहे तो आर्तोरिया को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसपे हिरागी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जिसपे सारिया बोलती है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, जो वुमेन्स है वो स्ट्रॉन्गर मैन पे अट्रैक्ट होती है। वो चाहती है कि जो हिरागी है वो एक्सेप्ट कर ले आर्तोरिया को, जिसपे हिरागी भी समझ नहीं पाता है और वो आर्तोरिया की भी फीलिंग्स जानना चाहता है। तो जो आर्तोरिया थी वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे बोलती है हक करते हुए कि अब वो उसे आर्तोरिया से नहीं सिर्फ आर से बुलाए, क्योंकि ये निकनेम उसके बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बोलते हैं। तो इसके बाद जो हिरागी था वो उसे प्रपोज करता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद इन तीनों की हैप्पी फैमिली आ जाती है, एक गोरिल्ला, एक इनह्यूमन इंसान और एक अड़ियल लड़की। इन तीनों की हैप्पी फैमिली तैयार तो हो गई थी और पता नहीं कहाँ अचानक से जो गिल्ड मास्टर था वो भी वहाँ पे आके नाचने लग जाता है और इन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। देखते देखते यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो इन तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पता नहीं यार इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, ऐसी अब्सर्ड सी चीजें आप सभी को मेरे को लग रहा है पसंद आ रही है। और कहीं ना कहीं से दूर से एक जो अजीब सी डोंकी थी वो भी हिरागी को देख रही होती है और अभी आगे चल के हमें इस डोंकी की भी स्टोरी पता चलेगी, जो कि आपको पता चले। हम लोग हिरागी को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के सामने बैठा हुआ रहता है, जहाँ वो गिल्ड मास्टर के मुंह को देखते हुए पूछता है उनसे कि आखिरकार क्या हो गया। तो गिल्ड मास्टर उसे बोलते हैं कि जितने भी एडवेंचरर्स होते हैं उन सभी के पास अपना एक घोड़ा होता है, लेकिन तुमने अभी तक एडवेंचरिंग तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन अपना घोड़ा ही नहीं खरीदा है। उतने में ही वो अपने चड्डी में से हॉर्स खरीदने वाले एक शॉप का एड्रेस निकाल के दे देते हैं हिरागी को। तो हिरागी को मजबूरी में वहाँ जाना ही पड़ता है। जो सारिया थी वो अपने काम से निकल चुकी थी चर्च और आर्तोरिया भी अपना अलग एडवेंचर पे थी, इसलिए हिरागी अकेला था। फिर जैसे ही वो शॉप के बाहर पहुंचता है तो जो शॉप का ओनर था वो उसे ग्रीट करते हुए पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो हिरागी उसे बताता है कि मुझे बस एक घोड़ा चाहिए। तो शॉप ओनर उसे बताता है कि क्या आप कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हिरागी को इस टूर्नामेंट के बारे में पता ही नहीं था, तो वो पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तो शॉप ओनर बताता है कि इस जगह पे बहुत सारे जो एडवेंचरर्स होते हैं वो घोड़े जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स पे बैठ के एक रेस लगाते हैं और उस रेस का इनाम बहुत ही ज्यादा होता है। तो हिरागी इसमें थोड़ा दिलचस्पी दिखाता है और फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के घोड़े दिखाने के लिए बोलता है। तो शॉप ओनर एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा दिखाता है हिरागी को, जो कि दौड़ता भी अच्छा है और एकदम तगड़ा है। फिर इसके बाद जो शॉप ओनर था हिरागी को एक अजीब से शक्ल वाला घोड़ा दिखाता है। तो हिरागी भी उसे देख के थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है। तो शॉप ओनर उसे बताता है कि आप इसे देख के ऐसा अजीब सा मुंह मत बनाइए, ये देखने में आपको चंपू लग रहा है लेकिन ये दौड़ने में बाकी घोड़ों से दुगना तेज है। और इतना बोलते ही वो शॉप ओनर उस घोड़े के ऊपर हाथ रख देता है, लेकिन वो घोड़ा वहीं पे मारा जाता है। हिरागी को ये चीज समझ नहीं आता है कि ये जो डियर हॉर्सेज है वो इतने इजीली कैसे हार गए। तो शॉप ओनर बताता है कि क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम तेज दौड़ते हैं, पता नहीं कुदरत ने इनसे इनकी समझदारी छीन ली और ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं कि ये आराम से मारे जाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग कभी कभी तो अपनी सांस लेना ही भूल जाते हैं और मारे जाते हैं, या फिर अगल बगल अगर छोटी सी भी आवाज इन्हें आ गई तो भी धीरे से मारे जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो उसे हराना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिर जो शॉप ओनर था वो हिरागी को एक दूसरा घोड़ा दिखाता है और बोलता है कि ये घोड़ा जंगली है और मुझे नहीं लगता कि मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये घोड़ा अभी तक किसी को भी अपने आप को छूने ही नहीं दिया है। उतने में वो जो घोड़ा था वो शॉप ओनर को एक लात दे मारता है और फिर उसे बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देता है। लेकिन हिरागी के पास उसी समय एक नई स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो उस घोड़े की आवाज को सुन पा रहा होता है और उसे समझ आ रहा होता है कि घोड़ा बोल रहा है कि कोई भी अगर आदमी उसके लिए वर्दी होगा वही उसे छू पाएगा। और कहीं ना कहीं उस जंगली घोड़े को भी एहसास हो गया था कि हिरागी उसकी बात समझ पा रहा है, जिसपे वो हिरागी को अपने पास बुलाता है। लेकिन जो हिरागी था वो उधर जाना नहीं चाह रहा होता है, तो वो घोड़ा हिरागी के ऊपर एक हमला कर देता है। तो हिरागी उसे डॉज करता है, लेकिन वो हमला इतना ज्यादा तेज था कि पीछे पूरा जो दीवार था वो टूट जाता है। वो जो घोड़ा था वो दोबारा से लात मारने के लिए हिरागी को तैयार हो रहा होता है, लेकिन जो हिरागी था वो उसके दोनों पैरों को ही पकड़ लेता है और फिर बोलता है कि तुम असल में घोड़े नहीं हो, तुम तो एक डोंकी हो
और फिर जो डोंकी था उसको वो अपने ऊपर उठा लेता है। जिसके बाद जो वो डोंकी था वो थोड़ा एकदम शर्माते हुए बोलने लगता है कि प्लीज मुझे नीचे उतारो। तो हिरागी बोलता है कि नहीं, मैं नीचे उतारूंगा तो तुम मुझे दोबारा से मारोगे। जिसपे वो घोड़ा हार मान जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एकदम नहीं मारूंगी। तो हिरागी वही करता है और उसे जमीन में उतार देता है। इसके बाद वो जो डोंकी था वो उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है, आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वर्दी हैं। कहीं ना कहीं इसके चाल ढाल से हमें पता चल रहा है कि ये जो डोंकी है वो कोई फीमेल डोंकी है। और फिर अपना नाम भी बताती है ये, जो कि होता है लुलुने। तो जो हिरागी था वो इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। उतने में ही जो शॉप ओनर था वो भी अपने होश में से आ जाता है। उसके होश में आते हुए देख के हिरागी उसे डायरेक्ट बोलता है कि मुझे ये घोड़ा दे दो। तो जो शॉप ओनर था वो हिरागी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि इतना ज्यादा एकदम अच्छे घोड़ा दिखाने के बाद तुम्हें ये बकवास घोड़ा ही पसंद आया। तो लुलुने के बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो 1 लाख दे मारते हुए उस शॉप ओनर को फिर से बेहोश कर देती है। फिर हिरागी और लुलुने ऐसे ही बाजार में निकल जाते हैं, जहाँ पे लुलुने बहुत समय बाद बाजार में आके बहुत ही खुश लग रही होती है। लेकिन बीच रास्ते में ही उसे भूख भी लग जाती है। तो हिरागी उसे बोलता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और लुलुने इतना अच्छा जेस्चर देख के हिरागी का उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है। फिर ये दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक जगह पे पहुंच के जो हिरागी था उसे वही लड़की दिखाई दी जाती है जिससे उसने पेंटिंग खरीदी थी। और उसका भाई उसे डांट रहा होता है क्योंकि वो लड़की अपना टैलेंट को यूटिलाइज ही नहीं करना चाह रही होती है। दरअसल उसका भाई चाह रहा होता है कि वो एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे जो कि रॉयल कप से पहले होने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है। तो उसी को मोटिवेट करने के लिए जो हिरागी था वो उसे बोलता है कि कोई नहीं, मैं इस बार रॉयल कप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो तुम भी कर सकती हो। ये सुन के वो दोनों भाई बहन ही शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि रॉयल कप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो कंफर्म करते हैं हिरागी से कि क्या सच में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हिरागी बोलता है कि अगर मेरे पार्टिसिपेट करने से मे को बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा मोटिवेशन मिलेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो उसका भाई था इस चीज को सुनकर खुश हो जाता है और फिर बताना शुरू करता है कि जो रॉयल कप है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैंने तो सुना है कि इस बार प्राइज में एक लेजेंडरी जाइकेंटिक फिश भी मिलने वाली है। और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि 5th प्राइज पे हमें जाके वो फिश मिलेगी। जिसे सुनते ही जो लुलुने थी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये जो फिश था उसे चखना था। तो हिरागी भी इसकी बात को समझता है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग कुछ भी करके 5th प्राइज ही जीतेंगे। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है जहाँ पे अब आज रॉयल कप होने वाला था और सारिया और आर्तोरिया भी हिरागी और लुलुने को मोटिवेट करने के लिए आए थे। फिर वो लोग जैसे ही कंपटीशन को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हिरागी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है क्योंकि अगल बगल जितने भी एडवेंचरर्स थे उन सभी के पास बहुत ही अच्छा घोड़ा था। लेकिन लुलुने बहुत ही ज्यादा मोटिवेट थी कि उसे कैसे भी करके 5th प्राइज को जीतना है। फिर रेस की अनाउंसर आती है सामने जो कि एक वैल्करी होती है और वो बताती है कि अब हमारा जो प्राइजेस है उसको अनाउंसमेंट होने वाला है। और जितने भी प्राइजेस थे वो थोड़े अजीबो गरीबी थे। जैसे 2nd प्राइज में वैल्करी की जो मास्टर थी उनके फोटो मिलने वाले थे और 1st प्राइज में आप वैल्करी की जो लीडर है उनके साथ एक दिन बिता सकते हैं। लेकिन सारे जितने भी क्राउड थे वो इस प्राइस को सुनते ही एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। जो लुलुने थी वो हिरागी को याद दिलाती है कि सारे प्राइस बकवास है, हमें बिल्कुल भी अपने सैल्मन फिश से ध्यान नहीं भटकाना है, हमें 5th प्राइज ही जीतना है। तो हिरागी भी इसमें हामी भरता है। फिर हमें रूल बताया जाता है इस जगह पे जहाँ इन सभी को इसी ग्राउंड से बाहर निकलना है और फिर बाहर से ही एक राउंड लेके दोबारा इसके अंदर आ जाना है। इस रेस के अंदर तुम लोग वेपन का भी यूज कर सकते हो और किसी भी तरीके का रूल नहीं है। इसी के साथ मेन गेट ओपन हो जाता है और जो अनाउंसर थी वो रेस को स्टार्ट कर देती है। इसी अनाउंसमेंट के साथ जितने भी एडवेंचरर्स थे वो तेजी से एकदम भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ यहाँ एडवेंचरर्स डियर हॉर्सेस के साथ भी आए हुए थे और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डियर हॉर्सेस हैं वो आवाज से भी मारे जाते हैं, तो वैसा ही होता है। उन सारे डियर हॉर्सेस का जान वहीं पे चला जाता है और ये सारे एडवेंचरर्स स्टार्टिंग में ही डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। जो हिरागी था उसकी लुलुने भी बिल्कुल भी भाग नहीं रही थी और वो बहुत ही स्लो थी। तो हिरागी पूछता है लुलुने से कि आखिरकार क्या रीजन है। तो लुलुने उसे बताती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी उस स्वादिष्ट सा जाइकेंटिक फिश को खाने के लिए। इसी चक्कर में मैंने ब्रेकफास्ट ही नहीं किया है और अभी मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो हिरागी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और डिसाइड करने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फॉर्चुनेटली उसे अपने इन्वेंट्री में से फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन का एक चार्ट मिल जाता है। तो फिर उसके बाद वो लुलुने को फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन खिलाता है और उसे बोलता है कि चलो अब दौड़ो। दूसरी तरफ जितने भी एडवेंचरर्स थे उन्होंने तो अपना रेस स्टार्ट कर दिया था और उन सभी के सबसे आगे में एक समन वुल्फ विसल थी और उसके पास ऐसी टेक्निक थी कि वो वुल्फ को भी बुला सकती है और वो ऐसा ही करती है और सारे पीछे आ रहे एडवेंचरर्स को वुल्फ से टकरने के लिए छोड़ देती है। उन सारे वुल्फ्स को देख के जितने भी एडवेंचरर्स थे उन्होंने हार मान लिया था क्योंकि वो वुल्फ ए रैंक के होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर भी थे। जो वैल्करी अनाउंसर थी वो भी ये देख के समझ चुकी थी कि अब रेस में कुछ भी मजा नहीं रह गया, इसलिए यहाँ सारे एडवेंचरर्स को डिस्क्वालीफाइड कहने वाली थी। लेकिन उतने में ही लुलुने जो थी वो आते हुए दिखाई जाती है और अचानक से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम ताकत आ चुकी थी और वो इतने तेजी से भागते हुए आ रही थी कि हिरागी को भी एकदम संभालने में दिक्कत हो रहा था। ये सारा ब्रॉडकास्टिंग सारे लोग आराम से देख रहे थे दूर से और आर्तोरिया और सारिया पूरी तरीके से एकदम मोटिवेट कर रही
होती है हिरागी को। हिरागी समझा रहा होता है लुलुने को कि इतने तेज तुम भागोगी तो मुझे मोशन सिकनेस हो जाएगी, लेकिन लुलुने बोलती है कि तुमने अभी मुझे फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन खिलाया है, उस वजह से मैं बिल्कुल भी धीरे नहीं भाग सकती हूँ। भागते भागते जो लुलुने थी वो उसी जगह आ जाती है जहाँ सारे वुल्फ्स ने घेर के रखा था एडवेंचरर्स को, और एडवेंचरर्स देखते हैं कि पीछे से ये लुलुने जो कि एक डोंकी है वो भागते हुए आ रही थी, तो वो बोलते हैं कि इसे आगे जाने दो, क्योंकि वैसे भी वुल्फ का फेवरेट खाना डोंकी होते हैं। लेकिन लुलु ने थोड़ी सी सरप्राइज कर देती है इन सभी को और एक बहुत ही बड़ा जंप लगाती है, और वो बोलती है कि कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वो इतना बड़ा जंप लगाई थी कि वो सीधा जाके सारे वुल्फ के झुंड में गिरती है, और उसके इम्पैक्ट से सारे वुल्फ वहीं पे मारे जाते हैं। तो इन सारे वुल्फ की जो मास्टर थी वो अपने हेड वुल्फ को बोलती है कि जाके उस डोंकी के ऊपर अटैक करो, लेकिन लुलु ने यहाँ पे किसी का भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उस वुल्फ के सीधा नाक पे दे मारती है, जिससे वुल्फ वहीं पे ढेर हो जाता है। इन सारे दृश्य को देख के सारे एडवेंचरर पूरी तरीके से एकदम लुलुने से डर चुके थे, और वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना ताकत नहीं है कि हम इतने खतरनाक डोंकी से लड़ सके, इसलिए वो सारे लोग हार मान लेते हैं। तो जो वैल्किरी थी वो इस पूरे के पूरे रेस को खत्म करने वाली थी, लेकिन हिरागी बोलता है कि हम अभी भी रेस में हैं, और फिर इसी के साथ लुलुने और हिरागी रेस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इन सभी को पता चलता है कि गलती से ये लोग जोश जोश में फर्स्ट आ चुके हैं। सारे जितने भी लोग थे, आर्थोरिया, सारिया और वो दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश थे इनके जीतने से, लेकिन कहीं ना कहीं लुलुने और हिरागी ये तो चाह ही नहीं रहे थे। जो भाई बहन थे उसमें से भाई बोलता है बहन को कि अब तुम्हारे पास आइडिया आ चुका है कंपटीशन में ड्राइंग बनाने का, जिसपे वो बोलती है कि हाँ अब मैंने सोच लिया है कि मैं क्या बनाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग लुलुने को रोते हुए देखते हैं कि अरे यार मैंने यहाँ पे सब चीज एकदम खराब कर दिया, मैंने कितने अच्छे से सोचा था कि मैं 5th आऊंगी, अब तो मैं यहाँ पे गलती से फर्स्ट आ चुकी हूँ, अब मुझे वो स्वादिष्ट सा फिश खाने को नहीं मिलेगा। फिर भी जो हिरागी था उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि अरे कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे जीत गए ना, लेकिन फिर भी लुलुने तैयार ही नहीं थी मानने के लिए। लुलुने को इतना ज्यादा सैड देख के हिरागी उसे बोलता है कि अरे तुम इतनी ज्यादा एकदम टेंशन में क्यों लग रही हो, हम लोग आराम से अपना जितना भी अलग अलग कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना हमें मिल ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो लुलु ने बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए हिरागी को हक कर लेती है। उतने में हिरागी नोटिस करता है कि लुलु ने चमक रही है, और वो चमकते चमकते ही वहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। उतने में जो सारिया और आर्थोरिया थे वो भी इस जगह पे आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि हिरागी के सामने एक छोटी सी लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई है, जो कि लुलु ने होती है, और वो जाके हिरागी को हक कर लेती है। हिरागी को ये चीज समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी 2 बीवियों के सामने ये तीसरी कौन सी लड़की आ गई जो उसे हक कर रही है। आर्थोरिया ऐसे सीन को देख के हिरागी के सामने उसे बहुत ही गुस्से में पूछती है कि आखिरकार तुमने लुलुने के साथ क्या किया। हिरागी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे यार यहाँ पे वो सब नहीं है, लेकिन आर्थोरिया उसे एक जोरदार मुक्का दे मारती है। तो हिरागी रोते रोते उसे बताता है कि लुलु ने जो यहाँ पे फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन खाया उस वजह से वो एक लड़की बन गई है, लेकिन आर्थोरिया के लिए ये सब नया था, इसलिए वो ये चीज बोलती है कि अरे यार तुम कुछ नया अच्छा सा स्टोरी तो बना लेते, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन सारिया स्टैंड लेती है हिरागी का और उसे बोलती है कि ये सच बोल रहा है, और फिर अपने असली गोरिल्ला वाले रूप में आ जाती है, जिसे देख के जो आर्थोरिया थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है। और सारिया उसे बताती है कि पहले वो भी ऐसी ही गोरिल्ला हुआ करती थी, लेकिन फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन खाने की वजह से वो अब एक इंसान में तब्दील हो गई है, और वही सीन चीज लुलुने के साथ भी हुआ है, इसलिए तुम हिरागी को माफ कर दो। तो आर्थोरिया कुछ देर सोचती है और फिर उसके बाद हिरागी को 20 मिनट रुकने के लिए बोलती है, और लुलुने को लेके सीधा एक शॉप में चले जाती है, और फिर उसके बाद एक उसे बहुत ही सुंदर सा जो ड्रेस था वो दिला देती है। जो हिरागी था उसे लुलुने का नया ड्रेस बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आता है, और वो उसकी तारीफ भी कर रहा होता है। ये तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं। उतने ही देर में यहाँ कुछ वैल्किरी आ जाती है, और वो पूछती है कि यहाँ हिरागी आखिरकार कौन है। तो हिरागी बताता है कि मेरा नाम ही हिरागी है। तो वैल्किरी उसके हाथों में बेड़ियां लगा देती है और उसे बोलती है कि हमें बोला गया है कि तुम सभी को हमारे साथ आना है। तो हिरागी उन्हें समझाने लगता है कि अरे मैंने क्या किया है, तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। फिर दूसरे सीन में हम लोग डीमन कासल को देखते हैं, जहाँ पे डीमन कासल में सारे डीमंस की एक मीटिंग चल रही होती है, और हाई हाई जो जनरल्स थे उन सभी के वो वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। दरअसल जो डीमन किंग की बेटी थी उनसे ये मीटिंग बुलाया था, जिसका नाम होता है लूटिया, और फिर वो सामने आ चुकी होती है, जिसके बाद सारे जनरल्स उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने ये मीटिंग बुलाई क्यों है। जिसपे लूटिया बताती है कि मैं कहीं ना कहीं अब चाहती हूँ कि इंसानों के साथ हमारा शांति समझौता हो जाए। जिसे जैसे ही उसका सेक्रेटरी सुनता है तो वो बोलता है कि हमने ऐसा तो बात नहीं किया था, आप ये चीज यहाँ पे आके क्यों बोल रही हैं। जिसपे लूटिया बोलती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि खून खराबे में कुछ भी नहीं रखा। सारे जनरल्स भी ये बात सुन के थोड़े एकदम शॉक्ड होते हैं, और वो बोलते हैं लूटिया को कि तुम भूल तो नहीं रही हो कि ये वही इंसान है जिसने तुम्हारे फादर को कैद कर दिया है, और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं। जिसपे लूटिया बोलती है कि मैंने सुना है कि किंग ऑफ विम्बर्ग जो है वो हमारे साथ शांति समझौता करना चाहते हैं, और मैं इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। ये एक ऐसी रेस है जो करते रहेंगे हम लोग तो बढ़ती ही रह जाएगी, और मैं ये चीज नहीं चाहती। जिसे सुन के कुछ जनरल्स बोलना शुरू करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा सुना है कि अभी इंसानों के पास एक बहुत ही ताकतवर हीरो आ चुका है, जिसने अभी हाल ही में हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर
वॉरियर ड्रैगन को हरा दिया था। जिसे जैसे ही ये सारे लोग भी सुनते हैं तो उन्हें भी शॉकिंग लगता है कि आखिरकार कोई इंसान हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को कैसे हरा सकता है। तो इस चीज की पुष्टि करने के लिए जो लूटिया थी वो वहाँ पे ड्रैगन के सोल को समन करती है और फिर उससे पूछती है कि आखिरकार ये बात सच है, जिस पे वो ड्रैगन बताता है कि हाँ ये बात सच है, उस इंसान ने मुझे एकदम फेयर तरीके से हराया बिना किसी चीटिंग के, और उसका नाम था सेइची हिरागी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा मुझे रिजरेक्ट नहीं करो, क्योंकि मैं अब शांति से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इन सारी चीजों को सुन के जो बटलर था लूटिया का वो बोलने लगता है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप देख रही है ना कि आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भी उस इंसान ने मार दिया है। तो लूटिया बोलती है कि मैं शांति चाहती हूँ, मैं बिल्कुल भी अब खून खराबा नहीं चाहती हूँ। तो बटलर याद दिलाता है कि अब हमारे ऊपर एक प्रोफेसी हुई थी कि अगर हम लोग ने यहाँ इंसानों के साथ हाथ मिला लिया तो हमारे ऊपर कैलेमिटी आएगी, जिसपे लूटिया बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सारे जो लोग हैं उनको अपनी जान देके बचाऊंगी। फिर भी जो बटलर था वो थोड़ा बहस कर रहा था, जिसे सुन के सारे जनरल गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे हो क्या लूटिया सामा से, जो वो कह रही है वही करो, और फिर उसको गुस्से में सारे बाहर निकाल देते हैं। तो जो बटलर था वो भी बड़बड़ाते हुए चला जाता है कि देखना मेरी बात पूरी तरीके से एकदम सच निकलेगी। अंदर पे जो लूटिया थी वो अपने सारे टीममेट्स के साथ डिसाइड कर लेती है कि उन्हें अब इंसानों से शांति समझौता करना है। दूसरी तरफ जो हिरागी उसे वैल्किरीज पकड़ के अपने कासल में लेके आ चुकी होती है, जहाँ पे हिरागी पूछता है कि अरे मैंने किया क्या है, जिसपे वो लोग बताते हैं कि अभी हाल ही में रॉयल कप तुमने ही ना जीता था। तो हिरागी को याद आता है कि हाँ उस फर्स्ट प्राइज में उसे इन सभी के साथ एक दिन बिताने का मौका मिलेगा। तो सारी वैल्किरीज उसका वीडियो को खोलती है और बताती है कि ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। इस जगह पे खास बात यह है कि बहुत ही तगड़ा बैरियर लगाया हुआ है, तो यहाँ कोई भी जितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है वो अपने फुल पावर के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। उतने में वो लोग बोलती है कि दूर देखो हमारी जो लीडर है वो अभी सही समय पे ट्रेनिंग कर रही है और सारे जितने भी वैल्किरीज है उन्हें ट्रेन कर रही है। फिर हमें वही दिखाया जाता है कि किस तरीके से इनकी लीडर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो रही होती है सारी वैल्किरीज पे, और वो बहुत ही इजीली उन सभी को एकदम हरा रही होती है। जो हिरागी था वो भी इस ताकत को देख के थोड़ा एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि ये जो भी है लुइस ब्लेज ये सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उतने में लुइस सामने आ जाती है हिरागी के और वो बोलती है कि मैं ही हूँ वैल्किरी की लीडर विम्बलडम किंगडम की, और क्या अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम मेरे साथ एक मॉक बैटल कर सकते हो। जिसके लिए लुइस थोड़ा अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है और कहीं ना कहीं इस बात को टालने लगता है, लेकिन लुइस उसकी बात नहीं सुनती है और उसे बैटल के लिए तैयार हो जाती है। जो लुइस थी वो हिरागी को बोलती है कि टेंशन मत लेना, ये तो बस एक वुडन स्वॉर्ड है। अगले सीन में जो सारे स्टूडेंट्स थे उन सभी को बारबाडोर एकेडमी में डाला जा रहा होता है। फिर दोबारा से हमें हिरागी और लुइस का बैटल दिखाया जाता है जो कि स्टार्ट हो चुका था और लुइस ने अपना पहला अटैक कर भी दिया था, लेकिन हिरागी उसे डॉज कर लेता है। लुइस ये चीज समझ ही नहीं पाती है कि आखिरकार कोई इंसान उसके बैटल को कैसे डॉज कर सकता है, जिसपे हिरागी बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं था, लेकिन लुइस बताती है कि अब मैं फुल पावर से तुम पे अटैक करने वाली हूँ, लेकिन हिरागी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। दूर खरी जो वैल्किरीज थी उनके लिए भी ये चीज बहुत ही नई थी कि उनकी मास्टर लुइस के अटैक को कोई आखिरकार कैसे डॉज कर सकता है। जो लुइस थी वो लगातार अटैक करके हिरागी के ऊपर फाइनली थक जाती है और वो बोलती है कि अब उसे सीरियस होकर अपना एक अटैक करना होगा। तो जो हिरागी था वो उसे इस अटैक को करने के लिए मना करता है, लेकिन लुइस उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन उतनी ही देर में जो हिरागी था उसका सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो किसी तरीके से रिफ्लेक्सेस का यूज करके उस लुइस के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके एक लात से जो तलवार था उसे गिरा देता है और अपना तलवार उसके गर्दन पर रखते हुए उसे चित कर देता है। जितनी भी वैल्किरीज थी वो इस चीज को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ जो लुइस थी वो अपनी हार को देखने के बाद हिरागी से बोलती है कि क्या वो उसे मास्टर कह सकती है, जिसपे हिरागी एकदम बोलता है कि ये क्या कह रही हो, तुम पागल तो नहीं होगी हो, आखिरकार मैं तुम्हें कैसे मास्टर लग रहा हूँ। उतने में जो लुइस की जो पार्टी मेंबर थी वो आती है हिरागी के पास और बोलती है कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। अंदर ले जाने के बाद जो वो लड़की थी वो हिरागी को चाय पिलाती है और उसे थैंक्स करती है, जिसपे हिरागी को समझ नहीं आता है तो वो पूछ डालता है। तो वो लड़की बताती है कि जो लुइस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है और वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि कोई उससे लड़ ही नहीं पाता था, इसी वजह से वो पूरी तरीके से एकदम अकेली हो गई थी। लेकिन अब जब तुमने उसे हरा दिया है तो उसे थोड़ा एकदम अच्छा लगेगा। तब जाके हिरागी को थोड़ा बहुत चीजें समझ में आने लगती है। उतने में जो लुइस थी वो वहाँ पे इनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए बीच में आ जाती है और वह हिरागी से सॉरी बोलती है उसे मास्टर कहने के लिए। तो जो हिरागी था वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे मास्टर कह सकती हो। फिर जो लुइस थी वो उसे थैंक्स कहती है तो हिरागी थोड़ा और एकदम ऑकवर्ड फील करने लगता है। फिर लुइस बताती है कि बचपन से ही वो एकदम प्रोडिजी रही है और वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से चलाया करती थी। जैसे जैसे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते गए और बड़ी होते गई सारे लोग उससे डरने लग गए और कोई भी उससे फाइट करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो सभी लोग के सामने स्ट्रांग बन गई थी। फिर वो बोलती है हिरागी को कि आज जो कुछ भी वो अच्छा फील कर रही है उसका वजह हिरागी ही है। उसकी बातों को सुन के हिरागी फील करता है कि हाँ, अकेले रहना तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार है। फिर हिरागी इजाजत दे देता है लुइस को
को कि वो उसे मास्टर बुला सकती है। तो जिसके बाद जो लुइस थी बोलती है कि प्लीज मेरा अच्छे से ख्याल रखिएगा मास्टर, जिसपे हिरागी शर्मा जाता है और उसे बोलता है कि उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है उसे सिखाने के लिए। तो लुइस उसे बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं दूर से ही आपको ऑब्जर्व करूंगी और आपसे काफी सारी चीजें सीख लूंगी। उतने में जो मेड थी वो वहाँ पे चिल्लाते हुए आती है और लुइस उसे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ, जिसपे मेड बताती है कि किंग के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। तो सारी वैल्क्रीज ये सुन के एकदम हड़बड़ाने लग जाती है और जो लुइस थी वो हिरागी को बोलती है कि मास्टर आप अब घर के लिए लौट जाइए। जिसे सुन के जो हिरागी था वो मन में सोचने लगता है कि क्या मैं इस मौके को ऐसे ही छोड़ दूं और घर चले जाऊं आराम से, लेकिन नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। जिसके बाद जो हिरागी था वो अपना वर्ल्ड विजन को ऑन करता है और वो सारे जो कैसल थे उसे स्कैन करने लगता है किलर को ढूंढने के लिए। जिसके बाद जो हिरागी था वो पता लगा लेता है कि आखिरकार वो जो असासिन है वो कहाँ पे है और उसे ये भी पता चलता है कि जो असासिन है वो एक बच्ची है। तो जो हिरागी था वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए तेजी से वहाँ पे चला जाता है। जो असासिन थी वो सच में एक बच्ची ही निकलती है और वो मौके का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन हिरागी उसे वहीं पे रोक लेता है। हिरागी को देखते ही वो सोचती है कि आखिरकार इस इंसान ने उसका पता कैसे पता कर लिया और वो सीधा उसके ऊपर एक डैगर फेंक देती है। लेकिन हिरागी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि एक बच्ची के लिए एक डैगर को यूज करना थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, और वैसे भी इस टैलेंट के साथ तुम एक असासिन क्यों? और ये बोलते हुए वो डैगर उसी के ऊपर फेंक देता है और उसे अचानक से बोलता है कि अरे इसे डॉज कर लेना। लेकिन वो जो असासिन थी वो उसे डॉज नहीं कर पाती है और वो जाके सीधा दीवार में अड़ती है। लेकिन फिर भी वो अपने जो अटैक था उसे कंटिन्यू रखती है हिरागी के ऊपर, जिसे हिरागी अवॉइड करने के लिए उसे सीधा पीछे से नॉक देके बेहोश कर देता है और फिर उसे गोदी में उठा लेता है। उतने में जितनी वैल्क्रीज थी वो वहाँ पे आ जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार ये बच्ची कौन है। हिरागी को अपने वर्ल्ड विजन के चक्कर में उस ये भी पता चल गया था कि ये जो लड़की है वो किसी के द्वारा स्लेव बना दी गई है, इसी वजह से ये उसका कहा हुआ बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती है। हिरागी बताता है सारी वैल्क्रीज को कि यही लड़की असासिन है, जिसे वो वैल्क्रीज भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन फिर हिरागी को थोड़ा जोर देते हुए देख के वो सारी लोग इंटरोगेट करने के लिए इससे तैयार हो जाती है। फिर वैल्क्रीज बोलती है कि हिरागी हमने तो तुम्हें कहा था ना कि तुम घर चले जाओ, तो तुम रुके क्यों थे यहाँ? तो हिरागी बोलता है कि मुझे कहीं ना कहीं किंग की चिंता हो रही थी, आखिरकार वो अभी कैसे हैं? जिसपे वैल्क्रीज बताती है कि ये जो बच्ची है इसने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के किंग को एक कर्स डैगर से मार दिया है और वो अब इंटरनल स्लम्बर में चले गए हैं, यानी कि वो अब कभी भी उठेंगे नहीं। ये सारी बात को बताने के बाद जो वैल्क्रीज थी वो एकदम रोने लग जाती है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस कर्स का इलाज खोजा ही नहीं था। जिसे देखकर जो हिरागी तो सोचने लगता है कि मैंने असल में जो आर्तोरिया है उसके भी कर्स को थोड़ा उल्टा कर दिया था, क्या मैं यही चीज किंग के साथ भी कर सकता हूँ? और ये सोच के वो वैल्क्रीज को बोलने लगता है कि प्लीज मुझे किंग के पास ले चलो। तो उसका बातों को सुन के जो वैल्क्रीज थी वो डायरेक्टली उसे किंग के पास लेके आ जाती है, जहाँ पे जैसे ही हिरागी किंग को देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये वही आदमी होता है जो कि उसे बार में मिला था और उसकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक थी। उतने में ही वहाँ एक हाई एल्फ वाला मेज भी आ जाता है जो कि लुइस का भाई होता है, कि इनके किंग का मैजिकल हेड होता है, और वो हिरागी के सामने सर झुका देता है और वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि हिरागी अगर तुम्हारे पास कोई भी टेक्निक है तो प्लीज हमारे किंग को ठीक कर दो, क्योंकि मैंने अपने फुल पावर से इनकी वुंड को हील तो कर दिया है लेकिन इनका कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। उसे इस तरीके से सर को झुकाते हुए देख के हिरागी उससे बोलता है कि अरे प्लीज अपने सर को ऊपर करो, मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद ऐसे ही कर दूंगा। फिर हिरागी काम पे लग जाता है किंग को बचाने के लिए और एक ऐसा स्पेल को बनाने का ट्राई करने लग जाता है जिससे वो किंग के कर्ज को ठीक कर सकता है। दरअसल हिरागी के पास एक ऐसी टेक्निक भी थी जिससे वो अलग अलग जादू कर सकता है और कोई जादू तो क्रिएट भी कर सकता है, इसलिए वो याद करने लग जाता है उस स्पेल को पढ़ते हुए कि किस तरीके से वो एक नया स्पेल को बना सकता है। और उसे बस यही दिमाग में आ रहा होता है कि गेट बेटर, और वो यही चिल्ला रहा होता है। लेकिन एट लास्ट उसके सिस्टम की वजह से वो एक गेट बेटर नाम का जादू को बना भी देता है जो कि किंग के ऊपर काम कर जाती है और उसका जो कर्ज था वो एकदम उल्टा हो जाता है। इंटरनल स्लम्बर की जगह इटर्नल लाइफ मिल जाती है किंग को और वो वहीं पे होश में आ जाता है। अपने किंग को इतने जल्दी होश में आते हुए देख के सारी जो वैल्क्रीज थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और जो किंग था वो भी होश में आते हुए बोलता है कि आखिरकार मुझे किसने ठीक किया। तो जो मैजिशियन एल्फ था वो बोलता है हिरागी के बारे में कि किंग देखिए यही है आपका सेवियर, जिसपे किंग उसे बोलता है कि तुम जो चाहो मेरे से मांग लो। तो हिरागी मॉडेस्ट होते हुए बताता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन लुइजी उसे थोड़ा फोर्स करने लग जाती है, जिसपे हिरागी बोलता है कि ठीक है अगर आप कह ही रहे हैं तो मुझे एक चीज जरूर दीजिएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हिरागी को देखते हैं जो कि किंग के साथ आराम से लार्ज बाथ ले रहा होता है और उसे सच में बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर बाथ लेने में मजा आ रहा होता है, जिसपे किंग उससे बोलता है कि क्या वो उसे कुछ चीज के बारे में बताएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैल्क्रीज को भी नहाते हुए देखते हैं, जिसपे लुइस पूछ रही होती है अपने साथियों से कि क्या कुछ उस असासिन ने बताया, जिसपे वो लोग बताते हैं कि नहीं वो असासिन तो मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर हमें इनके ही बातों बातों में पता चलता है कि हिरागी ने यहाँ किंग से ये विश मांगी थी कि वो लुइस के साथ ट्रेन कर सके। दूसरी तरफ जो सारिया, आर्तोरिया और लुलू ने थे वो भी हॉट वाटर बाथ ले रही होती है और बातों ही बातों में सारिया से ये दोनों पूछती है कि तुम्हें
जलन नहीं हो रही है, क्योंकि सुबह किस तरीके से वो सारी वैल्क्रीज हिरागी को पकड़ के ले गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हिरागी जैसा कर रहा है आजकल, वो एक और लड़की को वहाँ से पकड़ के ले आए। जिसपे सारिया बताती है कि अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी मुझे हिरागी पे पूरा भरोसा है कि वो कोई भी मुसीबत होगी तो वहाँ से बच के आ जाएगा। लेकिन जो आर्तोरिया थी वो तो जलने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो मुंह फुला के थोड़ा बैठ जाती है। दूसरी तरफ जो रांझे और हिरागी था वो एक दूसरे का पीठ धो रहे होते हैं, और फिर जो रांझे था वो बताता है अपना सपना कि वो चाहता है कि पूरे जो वर्ल्ड है उसके अंदर किन्हीं का जात पात देख के नहाना ना नहाए। वो चाहता है कि सारे दुनिया में एक ऐसा बात तैयार हो जाए जहाँ पे कोई भी इंसान बिना जात पात देखे नहाए, चाहे वो कोई डीमन सी क्यों ना हो। फिर हमें दूसरे किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जिस किंगडम में असल में हिरागी के दोस्त टेलीपोर्ट हुए हैं। वहाँ पे उन सभी को ट्रेन करने वाला जो कमांडर था वो अपने किंग से पूछ रहा होता है कि आखिरकार आपने हीरोज को कहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया, जिसपे उनका किंग बताता है कि हमने उन्हें बारबाडोस एकेडमी में डाल दिया है। जिसे सुन के वो आदमी बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है कि आप आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो जो किंग का सलाहकार था वो बोलता है उसे कि तुम जबान ज्यादा नहीं लड़ाओ, यहाँ पे तुम्हारी कैसे औकात हो गई किंग के सामने ऐसे बोलने की। जिसपे वो कमांडर बोलता है कि आपको नहीं लगता कि वहाँ भेज के आपने थोड़ा गलती किया है, हो सकता है वो लोग हमारे खिलाफ चले जाएं। जिसपे उनका सलाहकार बताता है कि मैं इस सदी का सबसे ताकतवर मेज हूँ और मैंने उनके ऊपर एक ऐसा स्लेव वाला कर्स लगाया है कि वो लोग हमारे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसी बातों के बीच में अचानक से उस कमांडर के पीछे से एक तीर आने लग जाता है, जिसे वो कमांडर बहुत ही इजिली डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो कमांडर बताता है कि मुझे लग रहा है कि हमारे मेजेस्टी के ऊपर किसी ने अटैक किया है। तो जो किंग था वो उसे ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ मुंह क्या देख रहे हो, तब जाओ उस किलर को पकड़ो। ये बोलते ही वो जो कमांडर था वहाँ पीछे भाग जाता है। उसके जाने के साथ ही जो सलाहकार था किंग का वो बताता है कि मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता चला है कि जो किंगडम ऑफ विमबर्ग है वो कहीं ना कहीं डीमंस के साथ समझौता करना चाहता है, और मुझे लगता है कि ये हमारे ऊपर बैकफायर हो जाएगा। इसलिए कहीं हमें यहाँ पे अपने तरफ से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और उस किंगडम के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जिससे वो किंग बोलता है कि कहीं हम लोग कुछ ज्यादा न कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उसे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी हुई है। जिस पर उसका सलाहकार पूछता है कि आखिरकार वो किस तैयारी की नाम ले रहा है, तो किंग उसे बताता है कि तुमने उसका नाम तो जरूरी सुना होगा। मैंने एक ऐसे डार्क एग्जीक्यूशनर को भेजा है जिसका आज तक जो भी पास्ट रहा है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, और वो आज तक बिना कंप्लीट किए नहीं आया है। मैंने चुपचाप रांझे को मारने के लिए उसे भेज दिया है, और बिना उनके किंगडम विमबर्ग पे अटैक किए हम उनके किंगडम को डिमोलिश कर देंगे। और अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि जो ह्यूमिलिएशन मैंने देखी थी वो आज रांझे भी फील कर रहा होगा। जिसे सुन के जो उनका सलाहकार था वो सच में अपने किंग के समझदारी को देखते हुए उनकी तारीफ करने लग जाता है। जिसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्तोरिया और सारिया दिखाई जाती है, जो कि हिरागी से कासल में मिलने के लिए आ चुकी होती है। जिन्हें देख के हिरागी बोलता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गई। तो लुइजी का भाई बताता है कि ये सारी लोग आपसे मिलने की एकदम इच्छा दिखा रही थी, इसलिए हमने इन्हें यहाँ पे ले आया। फिर जो आर्तोरिया थी वो बोलती है हिरागी को कि सारिया जेलस हो रही थी, इसलिए वो यहाँ आने की जिद कर रही थी। जिसपे सारिया बोलती है कि वो तो तुम थी ना यार। उतने में वहाँ लुइस आ जाती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे ये तीनों देख के थोड़ी सोचने लग जाती है। सबसे ज्यादा आर्तोरिया, जिसे देख के आर्तोरिया को ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं हिरागी ने फिर से उसे चीट तो नहीं कर दिया है। जिसपे आर्तोरिया उसे मारने लगती है, लेकिन जो हिरागी था वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि ये लुइस है, कैप्टन ऑफ वैल्किरीज। फिर सारिया उन सभी को बताती है अपने बारे में कि मेरा नाम सारिया है, हिरागी की वाइफ। फिर आर्तोरिया अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम आर्तोरिया ग्रैम है, जो कि हिरागी की गर्लफ्रेंड है। फिर लुलू ने अपने बारे में बताती है कि वो मास्टर की लॉयल सर्वेंट है। जिसे देखने के बाद जो लुइजी का भाई था वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुंह बनाता है कि इस इंसान के पास एक बीवी, एक गर्लफ्रेंड और एक सर्वेंट भी। जिसे देख के वो हिरागी को बोलता है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा जंगली है। लेकिन लुइजी ये सारी चीजों को देख के एक्साइटेड होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मेरे को लगा ही था मेरे मास्टर ऐसे ही होंगे। जिसे सुन के लुइजी का भाई भी इस चीज पे अग्री करता है और बोलता है हिरागी को कि सारे अदर मैन को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो वो जल के खाक हो जाएंगे। लेकिन हिरागी यहाँ एम्बेरस होते हुए सोचता है कि यार मेरा कैसा इमेज बन गया है। फिर हमें दूसरी तरफ उसी असासिन का सीन दिखाया जाता है, जिसे रस्सियों में बांध के इंटेरोगेट किया जा रहा होता है। जो लॉर्ना का टॉर्चर था उसे देखने के लिए लुइजी और हिरागी भी आ चुके होते हैं, और लॉर्ना यहाँ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने के लिए तैयार हो रही होती है उस लड़की को। लेकिन फिर भी वो लड़की अपना कुछ भी मुंह नहीं खोल रही होती है। तो लास्ट में लॉर्ना उसे बोलती है कि लगता है कि अब मुझे फाइनल मूव करना ही होगा। तो लुइजी भी चिंता में आ जाती है और फिर वो बोलती है कि कहीं तुम वो तो नहीं करने वाली, जिससे हिरागी भी टेंशन में आ रहा होता है कि आखिरकार ये करने क्या वाली है। लेकिन फिर जो लॉर्ना थी वो उसके सामने बहुत ही टेस्टी एकदम खाना लेके आ जाती है, जिसको वो उस लड़की
को दिखाते हुए बोलती है कि ये टेस्टी खाना मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी अगर तुम मेरे को सवाल का जवाब नहीं देती हो तो। और उसके सामने से ही वो खाना खाना शुरू कर देती है, जिस चीज को देख के जो लुइजी और हिरागी थे उनका भी अजीब सा मुंह बन जाता है। और फिर कंट्रोल ना करते हुए जो लुइजी थी वो अंदर आ जाती है और फिर उसके बाद लॉर्ना को डांटने लगती है कि यार ये क्या कर रही हो तुम, इस वजह से अब मैं तुम्हारा जो रात का डिनर है वो कैंसिल करने वाली हूँ। जैसे सुन के लॉर्ना बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है। फिर हिरागी वो जो लड़की थी उसका सारा जो बंधन था उसे खोल देता है और फिर उसके बाद उसे खाने के लिए कुछ देता है और उसे बोलता है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। फिर जो लुइजी थी उसके गर्दन पे एक बंधा हुआ ब्रेसलेट को दिखाती है जो कि असल में एक स्लेव कॉलर होता है और इसको जो भी पहन लेता है वो अपने मालिक का कहा हुआ बिल्कुल भी नहीं मना कर सकता है। इसी वजह से लड़की अभी तक कुछ भी नहीं जवाब दे पा रही थी। तो फिर हिरागी बोलता है लुइजी से अगर तुम्हें यही चीज पता थी तो तुमने लॉर्ना को इसे टॉर्चर करने क्यों बोला, जिसपे लुइजी बोलती है अरे यार मुझे अभी पता चला। लेकिन फिर भी हिरागी यहाँ सोच रहा होता है कि किस तरीके से इस कॉलर को हम लोग आजाद कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की बताती है कि नहीं, हम यहाँ पे इस कॉलर को बिल्कुल भी आजाद नहीं कर सकते हैं। और वो अपने हाथ से उस कॉलर को हटा के भी दिखाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही तगड़ा एकदम शॉक लगता है। जो हिरागी था वो ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा उसके लिए दया फील करता है और बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रूएलिटी है, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हमें सच में इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही रहेगा। इसी बातों के बीच में ये लड़की अपना नाम भी बता देती है जो कि होता है ओलिगा। दूसरी तरफ जो दूसरा किंगडम का राजा था जिसने ओलिगा को मारने के लिए भेजा था रांझे को, वो ये जान जाता है कि ओलिगा अपने मिशन में फेल हो चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा कर रहा होता है, जिसपे उसका सलाहकार उसे चिंता न करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि उन्होंने ओलिगा के गर्दन पे एक स्लेव कॉलर बांध दिया था, जिसकी वजह से वो चाह कर भी उनके बारे में उन सभी को नहीं बता पाएगी। और अब उनके पास बस एक ही चीज बचेगा कि ओलिगा अपने आप को मार ले। जिसे सुन के थोड़ा किंग चैन की सांस लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्लान पूरा होने से पहले उसकी सच्चाई दूसरे राजाओं को पता चल जाए, वरना दोनों किंगडम्स के बीच में बहुत ही बड़ी जंग हो सकती है। दूसरी तरफ जो उस राजा का जनरल था वो प्रैक्टिस करते हुए अपने से ही सवाल कर रहा होता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है जीवन में, वो राजा का हिफाजत तो कर रहा है या फिर वो किंगडम की हिफाजत कर रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब राजा के ऊपर किसी ने हमला किया था तो वही जनरल उस किलर के पीछे भाग गया था और एक जगह पहुंचने के बाद वो उससे वो किलर भी मिल गया था। फिर जो जनरल था उसे बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने राजा के ऊपर हमला क्यों किया, जिसपे वो आदमी बोलता है कि मैं जानता था कि ग्रेट जनरल यहाँ पे जरूर आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो जो किंग है वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं केओस मचाने के लिए इस कंट्री में उसे नहीं मार रहा था, मैं तो बस एक बदला लेना चाहता था क्योंकि काफी समय पहले उसने एक डीमन बच्ची को मार दिया था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से बिना मतलब के उसने मारा था। उसी चीज का बदला मैं उससे लेना चाहता हूँ। वहाँ पे उसकी कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बेचारी बस एक फूल बेचने वाली थी। तभी हमें उसकी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो जो डीमन गर्ल थी वो आराम से बस अपना फूल बेच रही थी, लेकिन इस किंगडम के सोल्जर वहाँ आके उसे जान से मार देते हैं। दूर खड़ा जो वो शिन था जिससे आज हमारा जनरल लड़ रहा है वो भी इस चीज को देख रहा था और कहीं ना कहीं वो इस डीमन से प्यार करने लगा था। लेकिन जब वो चले जाते हैं सोल्जर्स उसे मार के तो वो कसम खाता है कि वो बदला लेके रहेगा। इसी चीज के लिए वो आज उस राजा को मारना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस स्टोरी को सुनने के बाद भी जो जनरल था वो अपने कर्म से बंधा हुआ था, इसलिए वो बोलता है कि मैं चाह के भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुमने किंग के ऊपर हमला किया है। तो शीन उसे बोलता है कि मुझे लगा नहीं था द ग्रेट जनरल अभी भी एक पपेट होगा। इस चीज को सुन के वो जनरल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं किसी का पपेट नहीं हूँ, मैं बस हमारी मातृभूमि को बचाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें दोबारा से मौका दे रहा हूँ कि यहाँ तुम सरेंडर कर दो। लेकिन शीन सरेंडर करने के लिए तैयार ही नहीं होता है और इन दोनों के ऊपर एक दूसरे का वार लगना शुरू हो जाता है। दोनों की टेक्निक्स बहुत ही अच्छी रहती है और एक दो तीर तो जाके जनरल को लग भी जाता है। एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारी तीर जनरल के ऊपर जा रही होती है और शीन बहुत ही खुश था कि उसने सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए द ग्रेट जनरल को हरा दिया। लेकिन ग्रेट जनरल अपनी कॉन्करर ब्लास्ट का यूज करते हैं जिससे वो सारे जो तीर थे वो फेंका जाते हैं इधर उधर और फिर उसे बोलते हैं कि अब तुम यहाँ पे मारे जाने वाले हो। लेकिन मौका देखते ही जो शीन था वो बोलता है कि हम कभी और मिलेंगे, आज मेरे मरने का समय नहीं है, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ पे यही सारी चीजों को सोच के जो ग्रेट जनरल था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा होते हुए अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें हिरागी और ओलिगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब हिरागी ने डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ न कुछ ट्राई करके ओलिगा का स्लेव कॉलर को उठाएगा। फिर वो अपने मैजिक क्रिएशन टेक्निक को यूज करने लगता है जिससे वो मन में सोचने लगता है कि फ्री फ्री। लेकिन दूर खरी सारिया, आर्तोरिया और लुइजी को ये चीज समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। फिर जो हिरागी
हिरागी था उसे फ्री फ्री कहते हुए प्रेसिडेंट लिंकन की याद आ जाती है। इसी वजह से वहाँ पे एक प्रेसिडेंट लिंकन का जो मॉन्यूमेंट था वो भी आ जाता है और वो आते ही चिल्लाना शुरू कर देता है कि फ्री फ्री फ्री, और इसी वजह से एक लिबरेशन मैजिक क्रिएट हो जाता है और फाइनली जो ओलिगा का कॉलर था वो वहीं पे टूट जाता है और एक बहुत ही अच्छा मैजिक हिरागी फिर से क्रिएट कर लेता है। इस चीज को देख के जो ओलिगा थी वो बहुत ही ज्यादा अंदर से रोना शुरू कर देती है कि अब फाइनली वो फ्री हो चुकी है। तो सारिया उसके पास जाती है और उसे कंसोल करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो लुलू ने थी उसने खाना खाना शुरू कर दिया होता है बचा हुआ। फिर कुछ समय बाद जो आराम से ओलिगा थी वो सारे लोगों को अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है कि वो एक बीस्ट गर्ल क्लैन से आती है जो कि काइजर एम्पायर में होते हैं और काफी समय पहले उन्हें उनके जगह से उठा लिया गया था। फिर हमें किडनैप करने के बाद हमें एकदम किलिंग मशीन की तरह ट्रेन किया गया। हमें बिल्कुल भी इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। हमें बस बनाया जा रहा था कि एक ऐसी मशीन बच जाए कि हम किसी को भी मार सके। और जो भी स्टूडेंट्स ये टेस्ट को पास कर लेते थे तो उन्हें असैसिन्स बनना पड़ता था। उसकी इतनी ज्यादा एकदम उदास स्टोरी को सुन के जो हिरागी था उसे कंसोल करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जिसपे ओलिगा जो थी वो थोड़ा चिंता दिखाने लगती है क्योंकि वो अब इस एम्पायर के लिए एक ट्रेटर बन चुकी है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से दो एम्पायर्स के बीच में जंग का ऐलान हो जाए। जिसपे जो हिरागी था बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। फिर हिरागी पूछता है लुइजी से कि क्या वो ओलिगा को अपने साथ रख सकता है। जिसपे लुइजी बोलती है कि हाँ, मैं भी शुरू से यही चाहती थी कि तुम इस बच्ची को अपने साथ रख लो। वैसे भी हमारे किंग रांजे हैं वो नहीं चाहते कि कोई बच्ची को एक स्लेव बना के रखे, इसलिए उन्होंने भी इसे माफ कर दिया है। दूसरी तरफ हमें फाइनली यहाँ बहुत ही बड़ा खुलासा दिखाया जाता है। जो काइजन एम्पायर का किंग का सलाहकार था वो असल में डीमन किंग का जो सलाहकार था उससे मिला हुआ था और ये दोनों एक ऑर्ब से बात कर रहे थे। इन दोनों का मकसद यही था कि इंसानों और डीमंस के बीच में जंग का ऐलान किया जाए। लेकिन फिलहाल क्योंकि डीमन किंग की जो बेटी थी वो यहाँ पे शांति समझौता करना चाहती थी ह्यूमन से, तो इनका प्लान थोड़ा एकदम सफल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि डीमन लॉर्ड के लिए वो लोग ये चीज करके रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हिरागी को देखते हैं जो कि लुइजी के भाई के साथ मिलके मैजिक को सीख रहा होता है और अब काफी ट्रेनिंग के बाद हिरागी अच्छे से मैजिक को यूज करना सीख चुका होता है और उसके इस प्रोग्रेस को देख के लुइजी का भाई भी बहुत ही खुश होता है। उतने में ही वहाँ लुइजी भी आ जाती है जो कि हिरागी को बोलती है कि क्या कुछ समय तक वो किंग की हिफाजत कर सकता है क्योंकि लुइजी को अभी कहीं जाना है। जिसपे हिरागी उससे पूछ डालता है कि आखिरकार उसे कहाँ जाना है। लुइजी उसे बताती है कि तुम्हें ब्लैक पैलेडियन याद है। तो हिरागी बोलता है कि हाँ, वही एक लौता ऐसा सोल्जर है ना जो कि तुम्हें टक्कर दे पाता है। तो बताती है कि उसने ही हमें खबर दिया है कि हमारे कंट्री के बॉर्डर पे बहुत ही बड़े पैमाने पे डीमन की सेना ने अटैक कर दिया है और क्योंकि ब्लैक पैलेडियन की जो सेना है वो अकेले उनसे नहीं लड़ सकती, इसलिए हमें उनका सपोर्ट करने के लिए जाना होगा। जिसके लिए हिरागी यहाँ पे समझ जाता है पॉइंट को और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आराम से रांझे को तुम्हारे एब्सेंस में संभाल लूंगा। तो लुइजी भी इस चीज को सुनकर खुश होती है और फिर वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सारी जो वैल्किरीज थी वो जंग में जाने के लिए तैयार हो रही होती है और सारे लोग उन्हें टाटा बाय बाय करने के लिए आए होते हैं। फिर इसी बीच में हमें पता चलता है कि लुइजी को लगभग 1 महीना लग सकता है वहाँ से वापस आने के लिए। फिर फाइनली आखिरी बातचीत के बाद सारी वैल्किरीज यहाँ से निकल जाती है। कुछ समय बीतता है और हम लोग हिरागी को बहुत ही परेशान देख रहे होते हैं क्योंकि लगातार ट्रेन करने की वजह से उसके पास अलग अलग स्किल्स आए जा रहे होते हैं और वो इस चीज से परेशान हो रहा होता है कि वो कोई भी मैजिक को मास्टर करने से पहले बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो चुका है, तो वो कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। पता नहीं यार, मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये सारे स्टोरीज में इन लोग को ओवर पावर तो बना देते हैं लेकिन इन लोग को नॉर्मल लाइफ जीनी रहती है। हो सकता है कुछ वजह हो इसके पीछे का, लेकिन मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो यार ये लोग पिछले जिंदगी में भी जी रहे थे, एकदम कुत्ते की जिंदगी। इस जिंदगी में इन्हें मौका मिला एकदम हीरो बन के रहने का, तो रहे ना यार, लेकिन पता नहीं। उसी बीच वहाँ पे जो गिल्ड मास्टर गसल था वो भी आ जाता है और वो हिरागी की तारीफ करता है कि वो सच में बहुत ही मेहनत कर रहा है। जिसपे हिरागी उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जिसपे गसल बताता है कि वो किसी मकसद से किंग से मिलने आया है। दरअसल होली में जो बारनाबस यहाँ पे आए हुए हैं और वो किंग से मिलना चाहते हैं जो कि बारबाडोस एकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं। लेकिन हिरागी इनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए जो लुइजी का भाई था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम ग्रेट होली मेज बारनाबस को नहीं जानते हो। ये इकलौते ऐसे मेज हैं जिन्होंने सारे तरीके के जो जादू हैं उनको मास्टर किया हुआ है और वो दरअसल बहुत ही बड़ा एकदम फैन होता है इनका और वो इनकी बहुत ही तारीफ करने लग जाता है। जिसपे जो बारनाबस थे वो उसकी भी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें जानता हूँ। जिसे सुन के वो एकदम मनमुग्ध हो जाता है और बोलता है कि यार मेरे जीने का मकसद आज पूरा हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सारे लोग किंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ किंग गसल की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुन के हिरागी को थोड़ा अजीब लगता है। उतने में वहाँ बारनाबस आ जाते हैं और वो किंग को बोलते हैं कि
मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बारनाबास को देखते ही जो किंग था वो वहाँ से नीचे उतर के आता है और उन्हें मास्टर कहते हुए प्रणाम करता है। हिरागी इस चीज के लिए थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना रहा होता है और वो पूछता है लुइजी के भाई से कि आखिरकार इन दोनों का रिश्ता क्या है। तो लुइजी का भाई बताता है कि एक समय पे जो किंग थे वो इन्हीं से ट्रेनिंग लिया करते थे, इसलिए एक तरह से जो बारनाबास है वो उनके मास्टर हुए। फिर तभी जो किंग था वो उनके लिए चेयर मंगाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एरिस अपनी टॉर्चर चेयर को मंगवा लेती है जिसपे बैठ के बारनाबास को सच में बहुत ही मजा आता है। फिर जो किंग थे वो पूछते हैं कि आखिरकार आपके आने का यहाँ पे मकसद क्या है। तभी बारनाबास उसे बताते हैं कि मेरी जो अकेडमी है उसके अंदर नए स्टूडेंट्स आए हैं। तभी हिरागी पूछता है लुइजी के भाई से कि आखिरकार इनकी अकेडमी कौन है। तो लुइजी का भाई उन्हें बताता है कि ये प्रिंसिपल है बारबाडोस अकेडमी के, जो कि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिक अकेडमी में से एक है। फिर बारनाबास बताते हैं कि जब से वो सारे दूसरे दुनिया के हीरोज यहाँ पे आए हैं तब से मेरे जगह पे कुछ न कुछ अजीब ही होते जा रहा है। इस चीज को सुनकर हिरागी समझ जाता है कि कहीं ये सारे उसके दोस्त तो नहीं है। उतने में जो गार्ड था वो वहाँ आता है और किंग को एक खबर देता है कि हाल ही में उनके जो जंगल हैं उनके अंदर डीमंस की मात्रा को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इस चीज को सुनकर जो किंग था वो चिंता में आ जाता है और वो बोलता है कि कितने सारे डीमंस देखे गए हैं। तब वो सोल्जर बताता है कि कम से कम 5000, जिसे सुन के सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बॉस लेवल के हैं, जिससे किंग और भी ज्यादा चिंता में आ रहा होता है। तो बारनाबास उसे बोलता है कि तुम चिंता में क्यों आ रहे हो, हमारे पास तो वैल्क्रीज है ना। तो रांजे उसे बताता है कि नहीं, वैल्क्रीज बॉर्डर पे गई हुई है लड़ाई करने के लिए। फिर हमें लुइजी और ब्लैक पैरेडियन को भी दिखाया जाता है जिन्होंने जंग का ऐलान कर दिया होता है डीमंस के खिलाफ, और लुइजी बहुत ही अच्छे से लड़ रही होती है उन सारे मॉन्स्टर से। एक एक करके वो सारे मॉन्स्टर्स को हराया जा रही होती है। उतने में जो उसकी साथी थी वो खबर देती है कि हमारा जो कैपिटल है उसके ऊपर भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। तो लुइजी को किंग की चिंता होने लग जाती है। दूसरे सीन में कैरिस और हीलियो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों ने ही प्लान बना के ये ट्राई किया है कि लुइजी और ब्लैक पैलेडियन अलग इंगेज हो जाएं, तब ये कैपिटल के ऊपर हमला करके वहाँ पे कब्जा कर सकते हैं। फिर हमें कैपिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे हिरागी बाकी सारे लोगों के साथ देख रहा होता है कि बॉर्डर पे कितने ज्यादा एकदम मॉन्स्टर्स उन पे हमला करने के लिए तैयार है। आर्तोरिया बताती है हिरागी को कि आज तक अपने एडवेंचरस में उसने कभी भी इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ नहीं देखा है। फिर जो सारिया थी वो मोटिवेट होते हुए बोलती है कि क्या बात है, हम लोग इनसे लड़ेंगे आखिरी दम तक। और हिरागी सोचने लगता है कि सारिया अपने ह्यूमन रूप में तो उनसे लड़ नहीं पाएगी, तो फिर कहीं वो गोरिल्ला दोबारा से तो नहीं बन जाएगी। फिर लुलूना जो थी वो उसे चिंता आ रहा था इस चीज से कि अगर वो इस किंगडम को नहीं बचा पाई तो उसे खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी कसम खाती है कि वो अच्छे से लड़ेगी। फिर ओलिगा भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि वो अपने टेक्निक का यूज करते हुए इन सारे लोगों को हराएगी। फिर देखते ही देखते यहाँ पे सारे जो एडवेंचर गिल्ड के लोग थे वो भी आ जाते हैं और सारे के सारे बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब होते हैं। कुछ तो यहीं पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो हिरागी उन्हें समझाता है कि तुम यहाँ पे ही क्या नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर जो गसल था वो मोटिवेट होते हुए उन सारे लोगों को बोलता है कि हम लोग उन्हें हरा देंगे और मेरे मसल से कोई कुछ भी नहीं बच सकता। और इतना बोलते हुए वो मसल पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से सीधा दीवार से कूद जाता है जंग में, और सबसे आगे वो जोश में एकदम दौड़ने लग जाता है, जिसे देख के उसके साथी भी मोटिवेट हो जाते हैं। इसी बीच में जो सारिया, आर्तोरिया और लुलूने थी वो भी निकल चुकी होती है दौड़ते हुए, जिसपे हिरागी उनकी चिंता करते हुए उनके पीछे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन बारनाबास उसे वहीं पे रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहीं से सारी चीजों को देखो। फिर हमें गसल को दिखाया जाता है जो अपने मसल पावर का यूज करते हुए बहुत ही इजीली सारे मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर देता है, और उसकी पावर सच में ओवर पावर हो रही होती है अपने स्किल्स का बिना यूज किए हुए, जिसे देख के जो हिरागी था वो भी शॉक्ड होता है कि गसल सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। जिसपे बारनाबास बोलता है कि ये गिल्ड मास्टर किसी बिना रीजन के नहीं बना। जो एरिस थी वो भी अपनी ताकत का यूज करते हुए सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन सभी को हरा रही होती है, और एक एक करके सारे एडवेंचरर्स बड़े ही अजीब तरीके से सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं। मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीके से सबने हराया। दूर से सारे लोग जो थे हिरागी, बारनाबास और किंग इन सभी को अजीब तरीके से लड़ते हुए देख रहे होते हैं। कुछ ठर की टेक्निक यूज कर रहे होते हैं और कुछ अपनी पावर से लड़ रहे होते हैं। इन सभी चीजों को देख के ये लोग भी मोटिवेट हो रहे होते हैं लड़ने के लिए और बोल रहे होते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा एकदम कूल है, लेकिन अभी तक इन्हें जरूरत नहीं पड़ा होता है जंग में उतरने के लिए। उतने में ही वहाँ कैफे का ओनर आ जाता है नोया, और वो बोलता है कि मैं माफी चाहूंगा कि मैं इतना लेट हो गया। और इतना बोलने के बाद वो उस बीस्ट किंग को पलक झपकते ही एकदम इजीली काट देता है। रांजे दूर से देख के अपने दोस्त की इतनी ताकत को बोलता है कि मुझे लगा ही था एक लेजेंडरी असासिन बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होता है। हिरागी बोलता है रांजे से कि क्या वो कोई एक ऑर्डिनरी कैफे ओनर नहीं था। फिर एक एक करके सारिया भी अपनी टेक्निक को यूज करते हुए कुछ मॉन्स्टर्स को हरा रही होती है। सेम आर्तोरिया भी अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए हरा रही होती है। लुलू ने तो इसी चीज से गुस्सा होती है कि इस किंगडम के तबाह होने की वजह से उसे खाना खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी फुल मोटिवेटेड होती है। और ओलिगा अपने असासिन स्किल्स का यूज करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। इन सभी को देख के फाइनली जो बारनाबास था वो भी मोटिवेट हो जाता है और वो बोलता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है, और वो एक मैजिक को क्रिएट करता है जिसका नाम होता है केओस रेन। अब तुम सभी एकदम मरने वाले हो। ये मैजिक इतना पावरफुल होता है कि सारे जो डीमंस थे वो बहुत ही बुरी तरीके से हारना शुरू हो जाते हैं
लेकिन फिर भी डीमंस इतने जरा बड़े पैमाने में आए हुए थे कि कियोस रे ने मैजिक यूज करने के बावजूद उनकी मात्रा कमी नहीं होती है, जिसे देख के बारनाबास बोलता है कि सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा बड़े मात्रा में आए हुए हैं, ये लोग रुकने ही नहीं वाले, इसलिए इस केस में मुझे एक अलग मैजिक का यूज करना पड़ेगा। और फिर वो अपना दूसरा मैजिक एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है केओस टॉर्नेडो। फिर वो स्पेल आती है और सारे डीमंस को घेर लेती है और फिर बैटल ग्राउंड पे वो काफी बड़ा एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देती है, जिससे सारे जो डीमंस थे वो टॉर्नेडो के अंदर खींचे चले जा रहे होते हैं। दूर से जो हिरागी था वो इस ताकत को देख के बहुत ही खुश था कि किस तरीके से बारनाबास इतना बड़ा बड़ा अटैक कर रहा है, उसे अच्छे से कंट्रोल करते हुए कि वो हमारे दोस्तों को हिट ना करे और बिना किसी को अपने पावर को कम किए हुए। बारनाबास के इतने अच्छे बैकअप के बाद सारे जो एडवेंचरर्स थे वो भी एकदम हाइप अप हो जाते हैं। तो हिरागी इन सभी को देख के बोलता है कि मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन सभी ने सारा जो काम था खुद ही संभाल लिया। लेकिन तभी इन सभी को एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट दिखती है कि जंगल में इन सारे मॉन्स्टर्स के अलावा और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का होर्ड्स को देखा गया है और इन सभी का लेवल बिग बॉस ग्रेड का है, जो कि इनके साइज से दुगने हैं। जिसे सुन के बारनाबास बोलता है कि ये तो और बड़े मॉन्स्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब हमारा जो मुसीबत है वो खत्म नहीं हुआ है। हिरागी यहाँ बोल रहा होता है नरेट करते हुए कि हमें लगा था कि हमने जंग जीत लिया है, लेकिन अब ये मुसीबत तो आना शुरू ही हुई थी। फिर कुछ देर बाद वो सारे मॉन्स्टर सच में इन सभी पर अटैक कर दिए होते हैं और अब एडवेंचरर्स को बहुत ही दिक्कत आ रही होती है उनसे लड़ने के लिए। हिरागी दूर खड़ा इन सभी चीजों को समझ रहा होता है और वो बोलता है कि अब लगता है कि उसे जंग में उतरना ही होगा, लेकिन वो ऐसा कैसा मैजिक क्रिएट कर सकता है जिससे उसके दोस्तों को हर्ट ना हो लेकिन वो मॉन्स्टर्स मारे जा सके। इसलिए उस चीज को सोचते हुए वो एक मैजिक को क्रिएट करने का सोचता है। उसे ऐसा करते हुए देख के बारनाबास भी उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या मैजिक क्रिएट कर रहा है, जिससे हिरागी बोलता है कि मैं एक ऐसा मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ जो की एक जस्टिस की होगा। इतना बोलते ही वहाँ पे जस्टिस की मूर्ति आ जाती है जो कि एक मैजिक को स्पेल कर देती है, लेकिन आसमान में जो बादल थे वो हट जाते हैं और कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है, जिससे हिरागी को लगता है कि उसका जो मैजिक था वो फेल हो गया और वो भरे बाजार में एकदम एम्बेरस हो गया है। लेकिन तभी हिरागी को पता चलता है कि जो उसका मैजिक था वो सच में बहुत ही ओवरपावर्ड था और वो एक नया मैजिक जजमेंट को क्रिएट कर चुका है, जिससे एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर्स थे चाहे वो कितने भी ताकतवर हो वो वैनिश होना शुरू हो जाते हैं। हिरागी इस चीज से ज्यादा खुश था कि ये जो अटैक है वो सिर्फ उसके दोस्तों पे नहीं हो रहा है, बाकी सारे मॉन्स्टर्स पे ये अटैक किया जा रहा होता है। जो कि लुइसी का भाई था वो भी इस ताकत को देख के समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे ये किस तरीके का स्पेल है। फिर हमें जजमेंट मैजिक का ताकत को बताया जाता है, जो काम इस तरीके से करती है कि जो भी कोई लोग किसी को हर्ट करना चाहेंगे उसे वो ये गायब कर देगी। तभी कुछ देर बाद सारे जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो वहाँ से मारे जाते हैं और आर्तोरिया बोल रही होती है कि हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, हिरागी ने पलक झपकते ही सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लुलू ने बोलती है कि यही तो है मेरे मास्टर की ताकत। फिर सारिया अनाउंस करती है कि हम लोग जीत चुके हैं, जिसके बाद सारे जितने भी सोल्जर्स थे वो भी जश्न मनाना शुरू करते हैं। इस चीज को जैसे ही क्रिस देख रहा होता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, उनका जो एकदम परफेक्ट प्लान था वो खत्म कैसे हो सकता है। तभी जो हिरागी की जजमेंट लाइट थी वो उसके ऊपर भी पड़ती है और उसे भी वैनिश कर देती है। एक एक करके इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से हिरागी का जो लेवल था वो एकदम अप होना शुरू हो जाता है और हिरागी इस चीज से परेशान हो रहा होता है कि उसे और ताकत नहीं चाहिए। जो रांजे था वो हिरागी की तारीफ करता है कि तुम अगर इस तरीके से ही लड़ते रहे और हमारे किंगडम की हिफाजत करते रहे तो तुम बहुत ही ज्यादा एकदम आगे जाओगे। मैं अभी जा रहा हूँ ये देखने की कितना ज्यादा डैमेज हुआ है और शाम में हम दोनों साथ में बात लेंगे। उतने देर में वहाँ जो सारिया, आर्तोरिया और लुलू ने थी वो भी आ जाती हैं। अब वो बोलती है हिरागी से कि आखिरकार उसने किस तरीके का मैजिक यूज किया था, सच में वो मैजिक बहुत ही ज्यादा औसम था। तभी जो बारनाबास था वो भी यहाँ आता है बीच में और हिरागी की बहुत ही तारीफ करते हुए बोलता है, रिक्वेस्ट करते हुए कि क्या वो उसकी बारबाडोस एकेडमी को ज्वाइन करेगा एज ए टीचर। हिरागी के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा एकदम शॉकिंग होती है। तभी हमें बारबाडोस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिरागी के जो 3 दोस्त थे वो घूम रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जितने भी अदर स्टूडेंट्स थे वो उन्हें पसंद नहीं कर रहे होते हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ जो हिरागी था वो पूछता है कि आखिरकार आपको मेरे को यहाँ पे टीचर की तरह ज्वाइन क्यों करवाना है, जिसपे बारनाबास बताता है कि जैसा कि मैंने देखा तुमने एक ऐसा स्पेल क्रिएट किया जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है और आज तक मैंने भी वो स्पेल नहीं सीखी है, इसलिए तुम मेरे से भी ज्यादा एकदम ताकतवर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करो। जो बारनाबास था वो थोड़ा हिरागी को फोर्स करता है कि वो मैजिक वो उसे भी सिखाए, लेकिन हिरागी यहाँ थोड़ा हिचकिचा रहा होता है टीचर बनने के लिए, जिस पे बारनाबास बोलता है कि आखिरकार ऐसा वो क्यों कर रहा है, जिस पे हिरागी बताता है पहली बात तो मैंने लुइजी से प्रॉमिस किया है कि उसके यहाँ आ जाने तक मैं किंग की हिफाजत करूंगा और दूसरी बात ये कि मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो बारनाबास उसकी बातों को समझता है और बोलता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारिया वहाँ पे एक स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन ले सकती है, आर्तोरिया एक टीचर बन सकती है, लुलू ने एक मार्शल आर्ट टीचर बना देंगे हम लोग और ओलिगा
तुम्हारी असिस्टेंट बन सकती है। जिस चीज को सुन के हिरागी बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि अगर आप इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार है तब मेरे पास तो कोई भी वजह नहीं है उस एकेडमी में न जाने की। जो सारिया, आर्थोरिया, लुलुने और ओलिगा थी वो भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है, जिसे सुन के बार्नबास बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होता है और वो बोलता है कि ठीक है, लुइजी के आने के बाद हम लोग फिर से बारबाडोस एकेडमी के लिए निकल जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हिरागी ने अब डिसाइड किया था इस जंग के खत्म होने के बाद कि वो चारों लड़कियों को अलग अलग डेट पे लेके जाएगा। पहले वो लुलुने को खाना खिलाने के लिए लेके जाता है, फिर वो आर्थोरिया के साथ घूमने जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। जब सारिया की बारी आती है डेट पे जाने की तब वो रिक्वेस्ट करती है हिरागी से कि ओलिगा भी उनके साथ चले, जिस पे हिरागी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये तीनों निकल जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पे जो ओलिगा थी वो अपने दोस्तों के साथ भी खेलने लगती है। इसी चीज को देखते हुए जो हिरागी था वो सारिया से थैंक्स कहता है उसे प्यार करने के लिए, जिसपे सारिया इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। तो इस चीज को देख के ओलिगा के जो दोस्त थे वो हिरागी को बुरा बोलने लगते हैं कि वो एक लड़की को रुला दिया है। तो हिरागी उन्हें समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसपे वो लोग बोलते हैं कि आओ हमारे साथ यहाँ पे खेल के देखो। तो हिरागी भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इनका खेल शुरू ही होता कि उतनी देर में आसमान में इन्हें बहुत ही बड़ा बिलबोर्ड दिखाई देता है, जिसके अंदर आर्ट कंपटीशन के विनर के बारे में लिखा हुआ था और उसमें से वो दोनों भाई बहन ने सच में उस कंपटीशन को जीत लिया होता है। फिर हमें अनाउंसिंग दिखाई जा रही होती है जहाँ पे फाइनल जज आ चुका होता है, जो कि मास्टर पेंटर लियोन बर्जर सामा होता है। इस कंपटीशन के लास्ट में रिजल्ट ये आता है कि वो लड़की जीत चुकी होती है और उसने पेंटिंग बनाई होती है हिरागी की। जो हिरागी था उसे कंपटीशन के बाद कांग्रेचुलेट कर रहा होता है कि उसने फर्स्ट प्राइज सच में हिम्मत करके यहाँ जीत ली। तो वो लड़की बताती है कि अभी कुछ समय पहले मुझे एक ग्रेट पेंटर लियोन सामा की तरफ से ऑफर मिला है, जिसमें वो स्टडी करने के लिए जा सकती है अमूरिया सिटी में, जहाँ पे वो लड़की थोड़ी उदास लग रही होती है और वो बोल रही होती है कि वो सच में मिस करेगी तुम्हें। जिसपे हिरागी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम आपसे मिलते रहेंगे। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि वैल्करीज जंग खत्म करने के बाद सिटी में आ चुकी हैं और हमें लुइस दिखाई जाती है जो कि तेजी से यहाँ पे आ रही होती है। लुइस यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हिरागी से बात करते हुए बोलती है कि उसे पता चला है बार्नबास से कि वो अब बारबाडोस एकेडमी में जाने वाला है। मैं भी सोचती थी, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, लेकिन मेरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसपे हिरागी बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना, तो तुम वही करो और जब भी उसको टाइम मिले वो वहाँ पे आती रहे। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्रिस को देखते हैं, जिसे किसी तरीके से दोबारा से रिजरेक्ट कर लिया गया होता है और जो डीमन लॉर्ड था उसे डांट रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा होता है डीमन लॉर्ड को रिजरेक्ट करने के लिए। तो क्रिस उनसे माफी मांगता है। तभी इनका एक साथी इन सभी को आइडिया देता है कि हम लोग बारबाडोस एकेडमी में जाके अटैक कर सकते हैं, जहाँ पे अटैक करने की वजह से उन्हें बहुत सारे एनर्जीज को मिलेगी, जिसका यूज करते हुए वो लोग डीमन लॉर्ड को यहाँ समन कर सकते हैं। तभी हमें फिर बारबाडोस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कानाजुकी सेनपाई से एक लड़की साई चैन के बारे में पूछ रही होती है और वो बोलती है कि वो भी तो इस दुनिया में समन किए गए थे। जिसपे वो पूछती है कि तुम्हें साई चैन से क्यों मिलना है, जिसपे लड़की बोलती है कि अगर तुम लोग उनसे मिलो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम पहले मेरी जान बचाई थी। दूसरी तरफ हमें हिरागी दिखाया जाता है जो कि सारे अपने साथियों के साथ बारबाडोस एकेडमी में जाने के लिए निकल चुका होता है। वो सारे लोगों को बोलता है कि अपना ख्याल जरूर रखना, हम लोग तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। फिर ये लोग टाटा बाय बाय करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर हिरागी सोचने लगता है कि ये पहला टाउन है जहाँ वो सबसे पहले आया है। इस दुनिया में आने के बाद यही टाउन है जिसे उसने अपना घर समझा। मैं सच में यहाँ के लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को अपनाया। तभी उसे इस तरीके से सोचते हुए देख के जो बार्नबास थे उससे पूछते हैं कि क्या वो इस दुनिया के इस सिटी को मिस कर रहा है। तो हिरागी बोलता है कि ये एक ऐसा सिटी है जिसने मुझे बहुत ही वार्म वेलकम किया था और यहाँ के लोग सच में बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए इस सिटी को अभी छोड़ के नहीं जा रहा, इसलिए उसे उतना ख्याल नहीं लग रहा। और वैसे भी मैंने सोचा है कि मैं बीच बीच में आके यहाँ पे लोगों से मिलते रहूंगा। तभी जो बार्नबास था वो बताता है कि हम लोग बारबाडोस एकेडमी में बस पहुंच ही गए। तभी जो हिरागी था सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी जो स्कूल लाइफ है वो कैसे जाने वाली है, लेकिन कुछ भी होगा तो मेरे साथी लोग हैं जो कि इस चीज को संभाल लेंगे। तभी अचानक से हिरागी को महसूस होता है कि इनके कैरेज पे बहुत ही बड़ा झटका आया है और वो बाहर निकल के देखता है तो एक अजीब सा सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी इनके कैरेज के ऊपर खड़ा होता है। तो हिरागी उससे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। तो आदमी बोलता है कि वो उसको नहीं जानता क्या, वो हीरो ऑफ जस्टिस है जिसका नाम है गारगेंड ऑफ सर्टेन विक्ट्री। जिसे देखने के बाद हिरागी बोलता है कि लो अब मिल गया एक और अजीब इंसान, और वो बोलता है कि अब पता नहीं कि इस सिटी में मुझे कौन से तरह तरह के लोग दिखने को मिलेंगे। इसी स्टेटमेंट के साथ द फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन एनिमे का सीजन 1 यहाँ हो जाता है खत्म।
खत्म। इसका सीजन 2 फॉर्चुनेटली दोस्तों अभी प्रेजेंट है, और हो सके तो अगर इस एनीमे में बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आता है जल्दी, तो इसका सीजन 2 भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी इंतजार करने का मौका नहीं देंगे। तो इसलिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा लाइक टारगेट भी कंप्लीट कर दीजिए, जो कि है 1700। और जैसे ही लाइक टारगेट कंप्लीट होगा, इसका सीजन 2 हम लोग अपलोड कर देंगे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ हम लोग अपडेट डालते रहते हैं और वहाँ हमसे आप डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया UPI लिंक पे आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।